Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of January 2025. तो गाइज आज है तारीख 9 जनवरी 2025 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कांडला पोर्ट को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस लेक्चर में हम डेली बेसिस पे अपने करंट अफेयर्स को कवर करते हैं थ्रू न्यूज़पेपर, जहां पे हमारा प्राइमरी फोकस होता है द हिंदू न्यूज़पेपर के ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स अगर कोई न्यूज़ में है, या जितने भी रेलिवेंट टॉपिक्स या जितने भी करंट अफेयर्स आज की तारीख से होंगे, वो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो का है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है पूरा लेक्चर अच्छे से सुनिएगा। लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जो कि इस पूरे लेक्चर के आधार पे होगा। उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना, चेक कर सकते हैं अपनी मेमोरी को, अपने कंसंट्रेशन पावर को, कि आपने कितने अच्छे से चीज़ों को सुना है। फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। जो आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मोटिवेट तो करेंगी, लेकिन आपके बड़े सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि डेली यहाँ पर आप करंट अफेयर्स के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो बाकी सारे लोगों से हट के यहाँ पे काम कर रहे होंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एग्जाम में क्वेश्चंस आने ही आने हैं। बाद में आप दूसरे प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे, तो वो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे अब चलेगा। कल भी ये मैंने प्रेजेंट किया था, बहुत से लोगों को पसंद आया और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया उन क्वेश्चंस में। मैं आशा करता हूँ आज भी लगभग 1000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के अंदर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जो लोग पहले ही बार जुड़े हैं इस चैनल पे, पहली बार आए हैं इस वीडियो पे, मेक श्योर करना चैनल के ऊपर में सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि कल जब ये वीडियोस अपलोड हो तो आपके पास में तुरंत इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। पिछले कुछ दिनों में इतने सारे न्यूज़ आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं जहाँ पे बोला जा रहा है 2025 की शुरुआती तौर में सऊदी अरेबिया में इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश हुई है जिसको टोरेंशियल रेन का नाम दिया जा रहा है, यानी मूसलाधार बारिश। और उस मूसलाधार बारिश की वजह से सीवर फ्लडिंग हो चुकी है। सीवर फ्लडिंग, बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से बाढ़ आई है। ऐसे वीडियोज़ आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे, अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो सऊदी अरेबिया में कुछ रेड अलर्ट्स वगैरह भी इशू करे गए हैं। मामला क्या है जानेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया में दो इंपॉर्टेंट रीजन्स, एक कह सकते हैं मक्का, दूसरा मदीना, इंपॉर्टेंट सिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। हज के लिए यहाँ पे दुनिया भर से बहुत सारे लोग जाते हैं। तो करंट समय पर जो हज के लिए जाने वाले लोग हैं या दूसरे और विजिटर्स हैं, उनको काफ़ी सारी परेशानी हो रही है इन बारिश की वजह से। फिर उसके बाद आपको ये भी जानने को मिलेगा कि क्लाइमेट चेंज, ये जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है आज के समय पर और कैसे भयंकर इम्पैक्ट डाल सकता है बड़े बड़े कंट्रीज़ के ऊपर में, और कुछ कंट्रीज़ के ऊपर में नेगेटिवली भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया इस बारिश के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप नहीं किया हुआ है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे सिनेरियोज हमारे सामने आ रहे हैं। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे। कुछ सजेशंस यहाँ पे एक्सपर्ट्स के थ्रू मेंशन करे गए हैं। सऊदी अरेबिया के कुछ ऑफिशियल डेटा है उसके थ्रू बताया गया है कि आखिरकार वहाँ पे कौन कौन से सुधार की आवश्यकता है। एक बड़ा टॉपिक होने वाला है, ये आप देख पाएंगे। ढेरों न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, कुछ घंटे पहले भी पब्लिश हुए हैं, एक दिन पहले भी पब्लिश हुए हैं, क्योंकि ये खबरें लगातार 4 जैन, 5 जैन, 6 जैन, ये 3 दिनों में ढेर सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे, कुछ फोटोज़ वगैरह सऊदी अरेबिया से दोस्तों आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ फोटो आपको देखने को मिलेंगे, ये भी सऊदी अरेबिया का है, जहाँ पे कार वगैरह आपको दिख रही होंगी, ये पानी में डूबी हुई हैं। ये कुछ फ़ोटो हैं। इसके अलावा आप देख पाएंगे, अगर आप x.com पे अवेलेबल हैं या एक्टिव हैं, जिसको हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, इस तरीके से अलग अलग जो चैनल्स हैं उनके साइट से वीडियोस पोस्ट करे गए हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, तारीख है 6 जनवरी 2025 और इस तरीके से यहाँ पर फ्लडिंग आई है, जिसमें कह सकते हैं कि जो बहुत सारी कारें हैं वो स्टक सी हो चुकी हैं, थम गई हैं या तैर रही हैं। कुछ ऐसे वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मैसिव फ्लडिंग के वीडियोज़ हैं। और ये जो फ्लडिंग है दोस्तों, मैंने आपको बताया, जो सऊदी अरेबिया का एक होली सिटी है मक्का, उसके अलावा वहाँ पे जेदा एक और शहर है। तो इन शहरों पे आज के समय पर ये परेशानियां बढ़ रही हैं।
तो भविष्य में यहाँ पर इस परेशानी से सऊदी अरेबिया को क्या सीखना है वो भी यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपनी लोकेशंस को कवर करेंगे। सऊदी अरेबिया एग्जैक्टली है कहाँ पर, मैप में चलते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। यह है दोस्तों यहाँ पे सऊदी अरेबिया। काफ़ी सारी कंट्रीज है जो उसके साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा होगा, नीचे इसके साउथ में है यमन, ओमान है, यूएई है, उसके अलावा कतर है, देन उसके बाद ये बहरीन आपको देखने को मिल जाएगा, कुवैत है, देन इधर ये जॉर्डन है एंड ये इराक है। ये सब कंट्रीज़ है जो सऊदी अरेबिया के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। उसके अलावा आप देख पाएंगे बगल में इसके रेड सी देखने को मिल जाएगा सऊदी अरेबिया के वेस्टर्न साइड में। यही रेड सी यहाँ पर पास होता है स्वेज कैनाल के थ्रू, जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, ये जो पूरा रीजन है पिछले कुछ समय पे बहुत ज़्यादा खबरों में रहा है, एक के बाद एक बड़े बड़े इवेंट्स होते हुए नजर आए हैं। सऊदी अरेबिया में मैक्सिमम एरिया आप कह सकते हैं डेजर्ट से कवर हुआ हुआ है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो डेजर्टेड क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा। बारिश इतनी होती नहीं है, उसी के हिसाब से यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, क्योंकि बारिश नहीं होती है तो ड्रेनेज वगैरह का इतना बेहतर सिस्टम है नहीं। अब क्या हुआ, अचानक से ये जो क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स हो रहे हैं इसकी वजह से हमें बारिश भयंकर देखने को मिली। इस टोरेंशियल रेन की वजह से दोस्तों करंट समय पर जो सिचुएशन है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे वो इस बारिश को हैंडल नहीं कर पा रहा है। ये भी एक बड़ी दिक्कत है। अब जैसे हम यहाँ पर यह डिस्कस कर रहे थे कि सिचुएशन अभी शुरुआती तौर पर है, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है, इवन सऊदी अरेबिया से ही डिटेल आर्टिकल आ रहे हैं कि इन्होंने अलर्ट तो जारी किया है, उसके बाद यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले समय पर यह बारिश और भयंकर लेवल पर हो सकती है। अभी के समय पर सऊदी अरेबिया के कौन कौन से शहर को इसने हिट किया है, मक्का को हिट किया है, मदीना को हिट किया है, उसके अलावा जो ये जेदा एंट्रेंस पॉइंट है विजिटर का, यहाँ पर इसको हिट किया है। ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं दोस्तों जो अभी चर्चाओं में है। यहाँ पे भारी बाढ़ आई है। फिर कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आने वाले समय पर अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो रियाद में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का वही सिनेरियो है कि ऐसी बारिश को वो हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि बारिश होती नहीं है तो उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों करेगा सऊदी अरेबिया। लेकिन अब क्या है, चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज में या वेदर पैटर्न्स में बदलाव हो रहे हैं। ये वेदर पैटर्न्स एकदम रियल कॉन्सेप्ट है जो हमारे सामने है, जिसके बाद ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स है वो करंट समय पर पब्लिश हो रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये जो न्यूज़ है वो समझ में आ चुकी है। ये अब थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं मामला क्या है। जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर वीडियोस देखना चाहें तो मैंने चैनल्स दिखा दिए हैं, वीडियोस आपको दिखा दिए हैं, आप जाके यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिसकी हम लोगों ने अभी यहाँ पर बात की है। उसके बाद जैसे जैसी बारिश हुई है इसका इम्पैक्ट वहाँ के ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सिचुएशन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि रोडवेज या जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो आज के समय पर बहुत ज़्यादा रिपेयरमेंट मांगेंगी, क्योंकि जैसे बारिश हुई है, जैसी बाढ़ आई है उसकी वजह से काफ़ी सारा डैमेज भी हुआ है, तो रिपेयरमेंट पे बहुत सारा एक्सटेंसिव खर्चा होने वाला है, जिसकी वजह से इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो विजिटर्स जा रहे थे वो विजिटर्स कम हो जाएंगे, विजिटर जाते तो उससे भी यहाँ पे दोस्तों उनके इकॉनमी में एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता, वो भी नहीं मिल पाएगा। तो हाल ही में ये बारिश हुई किस लेवल पर है दोस्तों, बोला जा रहा है कि जो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स है इसमें देखोगे कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल हुआ है। जैसे एक जगह की बात हो रही जिसका नाम है अल शिफाया, ये मदीना में जगह है, तो यहाँ पे जो बारिश हुई है 49.2 mm के आसपास हुई है। फिर उसके अलावा जेदा के अंदर में जो अल बसतीन है यहाँ पे 38 mm के आसपास बारिश को रिकॉर्ड किया गया है। और ये जो बारिश है दोस्तों एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हुई है, यानी कि ऐसा नहीं है बहुत लंबे समय में ये बारिश होती रही, थोड़े ही समय में, कुछ ही समय में इतनी सारे पानी यहाँ पर बरस जाना, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पानी भर जाना या सीवर फ्लडिंग आ जाना, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी है इन्होंने रेड अलर्ट को इशू कर दिया है। और आगे भविष्य में भी यहाँ पर एक चेतावनी जताई है कि जो ये हैवी रेनफॉल है इसकी सिचुएशन आगे और गंभीर हो सकती है। समझ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं जो सिचुएशन करंट समय पर प्रेजेंट हुई है ये सऊदी अरेबिया के रियाद के लिए या बाकी सारे और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ के लिए एक चिंता पैदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वेदर पैटर्न्स है वो चेंज हो रहे हैं और ऐसे ही सिमिलर फ्लडिंग वाले सिनेरियोज ये पर्टिकुलर रीजन्स भी देख सकते हैं भविष्य में। तो इसलिए इमरजेंसी तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, उसको बढ़ा दिया गया है। इवन यहाँ पे आप देख पाएंगे सऊदी रेड क्रिसेंट अथॉरिटी जो है इन्होंने एक्शन भी लिया है कि भाई ये जो स्टॉर्म कंडीशन चल रही है, इतनी भारी भरकम बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो स्पेशली मक्का वाले रीजन में, तो ये जो प्रिपरेशन है ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे विजिटर्स वहाँ पे प्रेजेंट भी हैं, तो उनका सेफ्टी का भी यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, तो उनकी सेफ्टी को प्रोवाइड करवाना, उसके अलावा आगे के लिए यहाँ पर एक रेडी रह जाना। उसी की वजह से जो ये जैसे मैंने आपको बताया SRC है, वहाँ पे सऊदी रेड क्रिसेंट अथॉरिटी जो है इन्होंने अलर्ट को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है।
उसके अलावा कुछ नई इंपॉर्टेंट फोरकास्टिंग की है, यानी भविष्यवाणी की जा रही है। कुछ डेटा हमको ये दिखाता है कि आगे जो सिचुएशन है बाढ़ को लेकर वो और ज़्यादा बढ़ेगी, तो हमें कुछ एक्शंस लेने होंगे। यानी सऊदी अरेबिया की ये जो एजेंसी है वो बोलती है एक्शंस इस तरीके से लेने होंगे कि भाई एनवायरमेंट को देखना होगा, उसको कंसिडर करते हुए कुछ फ्यूचर की तैयारी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ माइग्रेंट्स का इन्फ्लक्स होता है एनुअली। हर साल यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं, हज यात्रा के लिए भी जाते हैं, वैसे घूमने के लिए भी जाते हैं। तो अभी के समय पर सऊदी अरेबिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बड़े लेवल पर, स्पेशली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि अभी वो फ्लड्स को हैंडल नहीं कर पाता। तो हमें फ्लड को जो कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक स्पेशल फोकस करना होगा। ये कुछ डिटेल्स हमारे सामने आती हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही पानी भरता रहेगा तो इससे कह सकते हैं जो पीने का पानी वहाँ पे अवेलेबल है वो कंटेमिनेट हो जाएगा, वो भी दूषित हो जाएगा। या फिर क्योंकि ये जो पानी है इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, जैसे वीडियोस वगैरह आप लोगों ने यहाँ पर ये देखे होंगे, फोटोज़ स्पेशली यहाँ पर देखे होंगे, तो इससे जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है वो होने की संभावना है, बहुत सारी बीमारियाँ फैलने की संभावना है। समझ रहे हैं? तो इस वजह से ये कुछ एक्शंस लेने की बात की जा रही है। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है कि करंट समय पर क्या क्या सिनेरियोज सऊदी अरेबिया में नज़र आ रहे हैं। चलिए फिर आगे आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर ये सभी डिटेल्स मैंने आपको जो प्रोवाइड करवाई हैं, उसी तरीके से हर एक न्यूज़ आर्टिकल की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ ऐसे पीडीएफ के अंदर। ये पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में अवेलेबल करवाए जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को डायरेक्टली यहाँ पर हेल्प मिल जाती है। दोस्तों, इस ग्रुप में पीडीएफ डेट वाइज अवेलेबल हैं। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप $499 में ग्रुप को ज्वाइन रखें। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी पीडीएफ्स हैं उनके सही तरीके से फ़ायदा उठाएं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल आज ग्रुप ज्वाइन करेंगे आज से ही पीडीएफ्स मिलने शुरू होंगे। अगर आप आज भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं, पुराने सभी कंटेंट भी आपके लिए अवेलेबल होगा, तो आपका अमाउंट तुरंत रिकवर हो जाएगा। इसके बेनिफिट्स आपको बरकरार मिलते रहेंगे। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना है। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आज के द हिंदू अखबार में फ्रंट पेज पर आपको एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये वाला। देखिए, एक टर्म है जो पिछले 1 साल से लगातार न्यूज़ में बनी हुई है और ये टर्म है स्टैम्पीड। इसको लेकर कितने ही एडिटोरियल में डिस्कस कर चुका हूँ, आपको यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन लिखवा चुका हूँ। स्टैम्पीड मतलब होता है भगदड़ मचना। तो दोस्तों, स्टैम्पीड का फिर से एक केस निकल कर आया है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जो ये पुष्पा 2 मूवी आई थी है ना, उसमें एक केस हो गया था हैदराबाद के अंदर में, भगदड़ मच गई थी, एक महिला की जान गई थी, जिसकी वजह से मामला थोड़ा गंभीर हो गया था वो भी। उससे पहले दोस्तों हाथरस के अंदर स्टैम्पीड हुआ। ऐसे स्टैम्पीड के केसेस रेगुलर आ रहे हैं। अभी फिर से यहाँ पर एक और केस आपके सामने देखने को मिलेगा। इवन जैसे मैंने आपको बताया, पेज नंबर 1 पे ही फ्रंट पेज पे ये आर्टिकल है। यहाँ पे बोला जा रहा है तिरुपति में ये भगदड़ मची, क्योंकि तिरुपति में अभी क्या हुआ, कल हज़ारों लोग साथ में इकट्ठा थे, क्योंकि यहाँ पर एक फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होना है, एक त्यौहार सेलिब्रेट होना है कल। तो उसके लिए टिकट्स इकट्ठे करने हैं, यानी टिकट्स लेना पड़ता है। तो टिकट्स कलेक्शन के लिए हज़ारों लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। तो उसी कह सकते हैं भीड़ में, उसी क्राउड में एक भगदड़ मच गई और उस स्टैम्पीड की वजह से दोस्तों सिनेरियो यहाँ तक गया कि 6 लोगों की जान चली गई और 20 लोग यहाँ पे घायल हो गए, जिसको लेकर जो चीफ मिनिस्टर हैं कह सकते हैं नायडू साहब, उन्होंने अपना जो कह सकते हैं चिंता, अपना दुख व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, वो यहाँ पर थोड़ा दुखी हैं इसको लेकर। उसके अलावा जो लोग इंजर्ड हैं उनको मेडिकल केयर बढ़ाया गया है, मेडिकल केयर वगैरह दिया गया है। साथ ही साथ में जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे रखे गए थे इस पूरे इंसिडेंट को हैंडल करने के लिए, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इस इवेंट को मैनेज करने के लिए, उनके खिलाफ में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की जा रही है। क्योंकि दोस्तों स्टैम्पीड में पिछले कुछ समय पर आपने देखा होगा एक मेजर जो रीज़न रहा है ना, वो है मैनेजमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से भी ऐसे एरियाज़ में कई बार भगदड़ मची है और यहाँ पर भी वही पर्टिकुलर सिनेरियो नज़र आया। अब देखिए, ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले समय पर। पॉसिबिलिटी है, मतलब ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि मेंस में आपको स्टैम्पीड को लेकर एक क्वेश्चन नजर आए।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उस डेटा को यहाँ पे याद रखिएगा, इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। बाकी आज का एक क्वेश्चन भी दूंगा, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेनर सेक्शन पर आर्टिकल पब्लिश हुआ है, पिछले कुछ समय पर स्टाम्पीड के कैसे कैसे केसेस आए हैं, ये सब डिटेल्स आपके सामने मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसको अच्छे से एक बार कवर कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। भविष्य में कोई भी क्वेश्चन आया, आप रेडी हो इसको सॉल्व करने के लिए। स्टाम्पीड को लेकर आगे भविष्य में कोई भी आर्टिकल अगर न्यूज़ में आता है तो केवल उस न्यूज़ के बारे में जानकारी रखना, बाकी आपको बैकग्राउंड पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो सर स्टाम्पीड होता क्या है? तो जैसा आपको पता चल चुका है, ये एक मास मूवमेंट है क्राउड का। जो भीड़ है एक जगह पे इकट्ठी है, कुछ ऐसा हो गया जहाँ से पैनिक क्रिएट हो गया। अब लोग यहाँ पे थोड़ा डर गए, जिसकी वजह से एक भगदड़ मच गई, और उस भगदड़ में जो गिर गया वो समझो गिर गया, उसको उठने का मौका नहीं मिलता। अगर भीड़ बहुत बड़ी है, उसके ऊपर से लोग निकल जाते हैं, है ना। तो काफ़ी लोग कह सकते हैं इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो ऑर्गन्स है दोस्तों वो डैमेज हो जाते हैं, ऊपर से लोग चढ़ के निकल गए, और काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। वो उस कह सकते हैं प्रेशर को झेल नहीं पाते। कई बार यहाँ पे लोगों में दहशत हो जाती है, ऐसी भगदड़ देख के उनको हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे भगदड़ का एक बड़ा डेंजरस सिनेरियो है, और ये मतलब आपको समझ में आया। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, ये जो स्टाम्पीड होता है ना, ये दो मेन प्रकार की होती है। एक होती है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब भगदड़ मची तो सभी लोग एक ही साइड पे एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। कहीं पे भगदड़ मचती है तो सब एक ही डायरेक्शन में एक ही तरफ भाग रहे हैं। उसमें फिर भी सिनेरियोज जो है ना थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन मान लो अचानक से रुक गए, कुछ और ट्रिगर हो गया, तो उसमें यहाँ पर थोड़ा सा जो क्राउड है वो अनकंट्रोल सी हो जाती है। लेकिन एक और जो दूसरी प्रकार की भगदड़ होती है वो है टर्बुलेंट स्टाम्पीड। ये खतरनाक है। इसमें जो क्राउड है वो अनकंट्रोल्ड है और पैनिक हुई हुई है, एक डर का माहौल बना हुआ है, इधर उधर सब यहाँ पर भाग रहे हैं मल्टीपल डायरेक्शंस में, किसी से भी टकराएं, कोई भी गिरे, कोई मतलब नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ आपको देखने को मिल जाती हैं दो प्रकार की स्टाम्पीड्स के बारे में। और मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ सालों का डेटा निकालें तो भारत में ऐसे काफ़ी सारी जगह पर बड़े बड़े स्टाम्पीड्स हुए हैं। जैसा आप देख पाएंगे 27 अगस्त 2023 का यहाँ पर ये केस है जिसमें 39 लोगों की जान गई थी। 3 अगस्त 2008 में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नैना देवी टेम्पल बिलासपुर में स्टाम्पीड हुआ। इस भगदड़ में 162 लोगों की जान गई। ये जान गई है स्टाम्पीड में। जो मैसिव था ये आप देखिए 25 जनवरी 2005 में, ठीक है, जो सतारा महाराष्ट्र के अंदर मंदिर है, यहाँ पे भगदड़ मची जिसके बाद 340 लोगों की जान गई। ये बड़ा डॉट ये दर्शाता है ये थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं मैसिव स्टाम्पीड हो गया था। फिर 30 सितंबर 2008 में 250 लोगों की जान गई। दोस्तों ये आप देख पाएंगे ऐसे केसेस बार बार नजर आए। क्वेश्चन यह है क्या केवल भारत में ही ऐसे केसेस होते हैं? नहीं, दुनिया भर में बड़े बड़े स्टाम्पीड्स में है दोस्तों। अभी मैं आपको दुनिया भर के बारे में बताऊंगा। चलो हाथों हाथ जब हमने ये डिस्कस किया है तो पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखोगे इंडियन एक्सप्रेस का एक रिसर्च पेपर है जो इस रिपोर्ट को दिखाता है कि इंडिया में तो हुआ है, जैसे 1954 में एक और स्टाम्पीड हुआ था अभी तक का मैसिव, कुंभ मेला में भगदड़ मचा था जिसकी वजह से लगभग 800 लोगों की जान गई थी। वैसे ही 2015 में सऊदी अरेबिया के अंदर एक भगदड़ मची जिसमें 2000 लोगों की जान गई थी। और ऑफिशियल फिगर कह सकते हैं कि पता नहीं क्या होगा, वो डिटेल्स हमारे पास में नहीं है। 1896 में रशिया के अंदर मॉस्को में एक भगदड़ मची थी जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, उनको क्रश हो गए थे वो उसमें। 1963 में पेरू के अंदर लीमा नाम की जगह है, यहाँ पे भगदड़ मची। फिर 2005 में इंडिया में वाई में 340 लोगों की जान गई, जैसे मैंने आपको बताया। ये कुछ कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित भगदड़ के केसेस हैं जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। कभी एग्जाम्पल्स कोट करने हो तो आप इन सब चीज़ों को याद में रखिएगा, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब बात आती है फर्टिलिटीज़ के बारे में। देखो ये जो भगदड़ मचती है ना, इसमें काफ़ी लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन काफ़ी लोगों में एक दहशत सी बन जाती है, एक डर सा बन जाता है। काफ़ी समय तक यहाँ पर उनके मन से, उनके अंदर से वो डर जाता नहीं है। कई बार दम घुट जाता है उसी कह सकते हैं भीड़ के अंदर में। या फिर कह सकते हैं एक इशू कौन सा है, जैसे मैंने आपको बताया, वो है माइकोकार्डियल फंक्शन इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, हार्ट अटैक आना, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स डायरेक्ट इंजर्ड हो जाना, या सर में इंजरी हो जाना, या सीधा यहाँ पर कोई जो गर्दन है उसमें इंजरी हो जाना। इसकी वजह से एक इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं या उसकी जान चली जाती है ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है आखिरकार रीजंस कौन कौन से हैं? मतलब ये भगदड़ इतने सारे केसेस आते रहते हैं तो कारण क्या होता होगा वहाँ पे कि एकदम से भगदड़ मच जाती है? दोस्तों इसके पीछे मेजर रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। एकदम से किसी इशू को लेकर पैनिक क्रिएट हो जाना। ठीक है, मान लो कहीं पे धूप में खड़े हैं, बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़, मैसिव क्राउड यहाँ पर एक जगह पे इकट्ठा है, उसमें 2-4 लोग बेहोश होने शुरू हो जाते हैं। और मान लो रास्ता एक ही था आने का, जाने के ज़्यादा रास्ते हैं नहीं, एंट्रेंस सब एक ही है,
तो काफ़ी से लोग यहाँ पर मान लो धीरे-धीरे करके बेहोश होने लगे। लोगों में पैनिक क्रिएट होने लगेगा, डर पैदा होने लगेगा, जिसकी वजह से भी अगेन यहाँ पर भगदड़ का इश्यू बन सकता है। तो ये जो पैनिक है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप प्ले करता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इमरजेंसी में कोऑपरेटिव बिहेवियर ना कह सकते हैं दिखाना, ये भी एक मेजर इशू हो सकता है। कहने का मतलब ये है भगदड़ मचती है तो सभी में डर पैदा हो जाता है और ज़्यादा यहाँ पर लोग उस डर को बढ़ा देते हैं। जबकि यहाँ पर एक कोऑपरेटिव बिहेवियर होगा कि हाँ भाई आप शांत रहिए, कुछ नहीं होगा, भगदड़ से और नुकसान होगा, सब शांत होके एकदम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं मचेगी। लेकिन वही कोऑपरेटिव बिहेवियर नहीं देखने को मिलता ना। फिर केवल साइकोलॉजिकल फैक्टर पे ही सारा बर्डन नहीं डाल सकते। दूसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से स्टैम्पीड होता है वो है आपका एनवायरमेंटल एंड डिज़ाइन एलिमेंट्स। जिस जगह पे आपने इवेंट रखवाया है वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग ना होना, आपका क्राउड मैनेजमेंट वहाँ पे ना होना, एक जगह पे सारी भीड़ को इकट्ठा कर देना, है ना, बैरियर को कोलैप्स करना, मतलब कहीं पर कह सकते हैं आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने ऐसा बना रखा है, कई बार बिजली के वायर वगैरह ऊपर से जा रहे होते हैं, वो टूट के गिर जाते हैं। ऐसे भी इशूज़ देखने को मिले हैं काफ़ी सारे केसेस में। उसके अलावा आपके ज़्यादा एग्जिट पॉइंट्स ना होना, निकलने की जगह और एंट्री करने की जगह एक ही है, तो भाई ये ऐसे समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है ये भी है जिसकी वजह से जो ये भगदड़ में डिज़ास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ चुका है कि आखिरकार इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं और जो लोगों की जान जाती है उसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या हैं। तो कॉजेज़ मैंने आपको बताया, सबसे पहले यहाँ पर दम घुट जाना, या फिर हार्ट अटैक का इशू होना, या फिर इंजरीज हो जाना, हेड इंजरी हो जाना, या फिर नेक इंजरी होना। ये मेन रीजंस होते हैं डेथ के पीछे का। समझ रहे हैं? अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? जो भी लोग यहाँ पर इस भगदड़ से निकल कर आते हैं वो ना कई बार इस ट्रॉमा को फेस कर रहे होते हैं लंबे समय तक, जैसे मैंने आपको बताया डर उनके मन में बैठा हुआ है। या इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस। इसकी वजह से कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर में पूरा परिवार चल रहा था उनकी डेथ हो जाती है इस भगदड़ में। अब उनका परिवार कैसे चलेगा? कई लोग जो इंजर हो चुके हैं उनके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, है ना, या फिर आपको कंपनसेशन देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो वो भी कहीं ना कहीं पैसा गया। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं। ये स्टैम्पीड के कुछ कह सकते हैं इम्पैक्ट्स पड़ते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर इसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। फिर सोसाइटी के ऊपर में ढेर सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। लोगों का जो ट्रस्ट है ऐसे इवेंट्स के ऊपर में वो यहाँ पर कम होने लगता है। फिर ऐसे इवेंट्स में लोग शामिल नहीं होंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट अवेयरनेस के लेकर अगर इंपॉर्टेंट इवेंट होगा तो वहाँ पे लोग शामिल नहीं होंगे। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद में सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में, जहाँ पे भगदड़ मची है, काफ़ी सारी चीज़ें कोलैप्स हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, अब उसका रिपेयरमेंट करना होगा, उसको अपग्रेड करना होगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों बहुत सारी समस्याएं नज़र आती हैं। ठीक, अब वैसे यहाँ पे एक चीज़ और है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के जहाँ पर हम लोग स्टैम्पीड को कंट्रोल करने की बात करते हैं, और हमने स्पेशली जो एक बॉडी है जिसका नाम है NDMA, दैट इज़ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इस बॉडी ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई हैं कि भाई इस गाइडलाइन को फॉलो करना जहाँ पर भी ऐसा कोई मैसिव इवेंट हो रहा है तो। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे होता है। तो इस गाइडलाइन में सबसे पहले सेफ्टी मेजर, सिक्योरिटी मेजर्स के ऊपर में ध्यान रखा गया है, CCTV सर्विलांस के ऊपर में ध्यान रखा गया है ना, कि भाई कोई फालतू की पार्किंग वगैरह ना हो, फालतू के ठेले वगैरह ना लगे हों, उन चीज़ों पे ध्यान रखना है जो आगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, यानी कि हॉस्पिटल्स आसपास हों या वैसा फैसिलिटी, मेडिकल स्टाफ फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करवा के रखना कि आगे कोई सिनेरियो होता भी है तो लोगों को बचाया जा सके, ऐसा ना हो लोगों की जान चली जाए। क्राउड सेफ्टी टिप्स को वहाँ पे शेयर करना ये ज़रूरी है ना, माइक वगैरह लगाना है, अनाउंसमेंट करना, ताकि यहाँ पर जो ये क्राउड है, जो ये भीड़ इकट्ठी हुई है, इनमें थोड़ा सा शांति बना के रखना है, नहीं तो कहीं पे पैनिक क्रिएट होगा तो बवाल मच जाएगा। फायर सेफ्टी का ध्यान रखना, जो आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह है उसको एक बार चेक कर लेना उस इवेंट में जाने से पहले, उस इवेंट को शुरू होने से पहले, कि प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं हुई है। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ये एक मेन पर्पज़ है। यहाँ पर NDMA गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके साथ में मिलकर काम करता है इस मामले में। तो ये NDMA का भी एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, ध्यान में रखिएगा। NDMA है क्या? यह है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये एक ऐसी बॉडी है जिसको भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो लीड करते हैं। एक इंपॉर्टेंट अपेक्स स्टैचुरी बॉडी, एक ऐसी बॉडी जिसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। वो एक्ट कौन सा है? वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसी के माध्यम से इसको हमने क्रिएट किया है, जो स्पेशली ऐसे डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर अथॉरिटी को क्रिएट किया गया। इसका मेन पर्पस क्या है ये आपको पता चल चुका है। कुछ ऐसी नई नई स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसी रणनीतियाँ शेयर करना जैसे जिसकी वजह से ऐसे भयंकर जो आपदाएं हैं, जो ये कह सकते हैं डिजास्टर्स, इसको रोका जा सके। इसके लिए कुछ नई पॉलिसीज़ बनाना, प्लान्स बनाना, गाइडलाइंस बनाना, जो गाइडलाइन आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं।
तो ये है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग स्टैम्पीड, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से है। क्वेश्चन क्या बोलता है, एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इनिशिएटिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैम्पीड प्रिवेंशन, व्हाट इंप्रूवमेंट्स कैन बी मेड। आपको ये बताना है कि भारत सरकार के थ्रू जो भी भगदड़ वाला केस होता है, इस भगदड़ वाले सिनेरियो को रोकने के लिए हमने ऐसे डिजास्टर रिस्क को कम करने के लिए कुछ इनिशिएटिव चला रखे हैं। वो कितने इफेक्टिव हैं वो बताइए, और इफेक्टिव होने के साथ साथ उसमें कौन कौन से इंप्रूवमेंट्स की आवश्यकता हो सकती है वो भी आपने समझाना है। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है, और साथ ही साथ में 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आंसर लिखने के बाद में आपको सबमिट कहाँ पे करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम करता है, ठीक है। चलिए फिर अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगली न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा काम की है, हमारे न्यूज़पेपर में प्रेजेंट है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में डिस्कशन हो रहा है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बॉडी। ऐसी बॉडीज़ को लेकर प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आप लोगों से प्लीज़ बोलूँगा जी कि जितने भी यहाँ पर अब आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं, स्कोर भी लिखना है अपना। तो ये आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का दोस्तों यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया है, और इसका कहना यहाँ पर यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रिजर्व्स में जो अपना फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करते हैं, गोल्ड रिजर्व्स मेंटेन करते हैं, तो आरबीआई ने अपने रिजर्व के अंदर में नवंबर के महीने में केवल और केवल 8 टन के आसपास गोल्ड को ऐड किया है। जबकि दुनिया में बहुत सारे देशों की अलग अलग सेंट्रल बैंक्स ने अपने रिजर्व्स में 53 टन यानी 53 टन के आसपास गोल्ड को अपने रिजर्व्स में ऐड किया। तो कहीं ना कहीं आरबीआई ने फिर भी ये थोड़ा सा कम रिजर्व्स ऐड करे हैं। ये डेटा हमारे सामने प्रेजेंट किया है, और ये प्रेजेंट करने वाली बॉडी दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है। जिस वजह से यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में कुछ बेसिक डेटा जो है वो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपने करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बातें ध्यान में रखना कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल दोस्तों एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। कोई प्रॉफिट कमाना इसका एम नहीं है, बस खाली इसका मेन काम क्या है, दुनिया में जो सबसे बड़े गोल्ड के प्रोड्यूसर्स हैं, दुनिया में जो सबसे बड़े देश ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोने का प्रोडक्शन होता है, उनको रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। प्रॉपर मात्रा में इनकी वेबसाइट बनाई गई है, उस वेबसाइट में कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूटर हैं वो सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अगर आप देखोगे आज के समय पर दुनिया में टॉप ऐसे 10 देश जिनके पास में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने ये प्रेजेंट है। ऐसे टॉप 10 कंट्रीज़ में सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाओगे यूएसए है, जिसके पास में इतने टन्स ऑफ गोल्ड का जो रिजर्व है वो प्रेजेंट है। यूएसए के बाद जर्मनी है, देन 3rd इटली है, 4th फ्रांस है, 5th रशिया है, 6th चाइना है, 7th जापान है, 8th पर इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा, फिर नेदरलैंड है, फिर टर्की है। ये सभी देश अब देखो इनके बीच में ऊपर नीचे ये होता रहता है ना, इंडिया क्रॉस कर जाता है जापान को, फिर नीचे आ जाता है, ये चीज़ें चलती रहती है। मैं आपको बता रहा हूँ गोल्ड रिजर्व्स के मामले में ये टॉप 10 कंट्री जिनके पास में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं, मतलब ये टॉप 10 कंट्रीज़ ऐसी ही रहती हैं, ऊपर नीचे हैं, ये ध्यान में रखना। ऊपर नीचे इनका रैंक होता रहता है, जैसे जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा, रिजर्व्स में सोना ऐड होगा कम होगा, तो उसके हिसाब से रैंकिंग्स ऊपर नीचे होती हैं। ये लास्ट ईयर की रैंकिंग है 2024 की। अब क्या होता है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इन्हीं सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड प्रोड्यूसर्स हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करता है। इस बॉडी को हमने 1987 में बनाया था। आखिरकार हमने क्यों बनाया, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कई बार ऐसे बॉडीज़ के जो एम होता है ना वो पूछ लिया जाता है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल को तैयार करने के पीछे का एक मिशन है, मेन पर्पज़ है। पर्पज़ ये है कि जो गोल्ड है, जो ये सोना है, इसकी डिमांड को बढ़ाना और इसका जो उपयोग हो रहा है, जो यूज़ हो रहा है, उसको प्रमोट करना। तो इसका यूज़ और डिमांड, इन दोनों चीज़ों को बढ़ाने के लिए दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ में काम करता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ताकि गोल्ड की और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाए। इसलिए इसका वर्किंग प्रोसेस है। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, यहाँ पे यूके में लंदन के अंदर इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मेन पर्पज़ यही है कि दुनिया भर में जो गोल्ड की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी यहाँ पर कह सकते हैं जहाँ पे गोल्ड का उपयोग होता है, उनका जो पोटेंशियल है, उनकी जो ताकत है, उसको और ज़्यादा बढ़ाना, ताकि सोने का उपयोग ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, इसमें
मार्केटिंग, रिसर्च, लॉबिंग, ये सब एफर्ट्स यहाँ पे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल लगाता है ताकि गोल्ड की डिमांड को प्रमोट किया जा सके। अब इसी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है दोस्तों, कुछ फंक्शंस को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला मार्केट डेवलपमेंट। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या करता है, जैसे गोल्ड का कंजम्पशन है अलग अलग इंडस्ट्री के थ्रू हो रहा है, क्योंकि गोल्ड का जो यूज़ है दोस्तों बहुत सारी जगह पे होता है। इवन कई बार जो इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उसमें भी होता है, और भी वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे गोल्ड का उपयोग होता है। तो अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर में इसका जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाना, उसके लिए नए स्टैंडर्ड सेट करना और सही तरीके से गोल्ड का उपयोग हो सके, इसके ऊपर में ध्यान रखने का काम है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का। दूसरा यहाँ पे रिसर्च और एनालिसिस का काम भी इसका होता है। जैसे आप देख पाएंगे ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की वेबसाइट के से इनका फोटो लिया है, जहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो रोल है वो यहाँ पर दिखाया है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट जो रिपोर्ट्स होती हैं उसको प्रोवाइड करवाना, ताकि दुनिया भर में जो बिजनेस होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो नई नई पॉलिसीज़ लेकर आती हैं गोल्ड को लेकर, तो ये सब लोग यहाँ पर इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। और ये रिपोर्ट भी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल लेकर आता है, जहाँ पे दुनिया भर में कैसे कंजम्पशन हो रहा है, गोल्ड की डिमांड की पैटर्न्स क्या हैं, किस लेवल पर चल रही हैं, उसको लेकर रिसर्च करके रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उसके अलावा कुछ पॉलिसी वगैरह यहाँ पर ये रेडी करता है, कुछ नई नीतियाँ हमारे सामने लेकर आता है, जहाँ पे किस तरीके से हम अलग अलग सेक्टर्स में गोल्ड के उपयोग को बढ़ा सकते हैं, ये इसका मेन पर्पज़ है। फिर इनोवेशन के ऊपर एक स्पेशल फोकस होता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिसर्च के साथ में कोलैबोरेट करके क्या करता है, नए नए उपयोग कैसे हो सकते हैं, गोल्ड का नई नई टेक्नोलॉजी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, गोल्ड का जो एमर्जिंग रोल है उसके ऊपर में एक फोकस करता है। ये सब रोल्स हैं, फंक्शंस हैं यहाँ पे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के, ध्यान में रखिएगा। फिर लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है यहाँ पे दोस्तों इसकी मेंबरशिप, कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं। तो करेंट समय पर दोस्तों इसमें 33 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। 33 कंट्रीज़ वो हैं जो यहाँ पे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हिस्सा हैं। मेनली इसमें गोल्ड माइनिंग कंपनीज होती हैं, कंपनीज, ठीक है, वो कंपनी जो कि ज़्यादातर सोने का खनन करती हैं वो यहाँ पर इसका हिस्सा होती हैं, वही यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूटर होती हैं, ठीक है। अब ये 33 मेंबर्स जो हैं, या ये जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज़ हैं, ये वो कंपनीज इस काउंसिल के अंदर में आती हैं जो दुनिया भर के 75% गोल्ड कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। इतना मार्केट वो होल्ड करके रखती हैं, समझ रहे हैं। तो इस वजह से इन सब का एक कंट्रीब्यूशन दिया गया है, सबको एक जगह पे इकट्ठा किया गया है एक काउंसिल के अंदर में, जिसको नाम दे दिया गया वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। क्लियर। बाकी हाल ही में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिली हैं। हाल ही की जो एक्टिविटी है ना, ये बेसिकली यहाँ पर आपकी न्यूज़ है, ध्यान में रखिएगा। ऐसे हर एक आर्टिकल में लास्ट में आपको ये न्यूज़ पता चलेगा कि ये चर्चाओं में क्यों है। तो रीसेंट एक्टिविटी ये है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अभी सेंट्रल बैंक की जो एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि जैसे भारत में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे हर एक देशों में अपना खुद का सेंट्रल बैंक होता है ना, जो उनके देश की करेंसी रिजर्व्स को यहाँ पर रेगुलेट कर रहा होता है। हमारे देश की भी करेंसी रिजर्व को रेगुलेट करता है, हमारे बाकी सारे कमर्शियल बैंक्स को भी रेगुलेट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मेन प्राइमरी फंक्शन होता है बैंकर्स ऑफ द बैंक, सभी बैंकों का बैंक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है वो इन सेंट्रल बैंक की जो एक्टिविटीज़ होती है इनको ट्रैक कर रहा होता है, स्पेशली जो कितना गोल्ड रिजर्व्स इन्होंने होल्ड कर रखा है उस मामले को। तो नवंबर 2024 का जब डेटा इकट्ठा किया गया तो ये पता चला कि सेंट्रल बैंक्स ने जो दुनिया भर में प्रेजेंट है, ज़्यादातर बैंक्स ने लगभग 53 टन ऑफ गोल्ड को अपने रिजर्व्स में ऐड किया है, ठीक है, जिसमें से इंडिया ने लगभग कह सकते हैं 8 टन के आसपास का अपना जो है ये ऐड किया है रिजर्व में गोल्ड को, ये यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा काम का है। इस आर्टिकल को दोस्तों सरकार ने सीधा PIB पे भी पब्लिश कर रखा है। ये टॉपिक आपका GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, चाहे वो न्यूट्रिनोज हो या दूसरे और इंपॉर्टेंट छोटे छोटे ऐसे टर्म्स हों, गैलेक्सीज को लेकर हो, तो ऐसे टर्म्स को लेकर, ब्लैक होल को लेकर हो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे UPSC ने पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और नया टर्म न्यूज़ में है, वो है टाइडल टेल। टाइडल टेल चर्चाओं में आ गया है दोस्तों। अब ये चर्चाओं में आने के पीछे का रीज़न क्या है पहले मैं ये बता देता हूँ, न्यूज़ बता देता हूँ। चाहे तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीधा यहाँ पर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की साइड से ये डेटा आया है, जहाँ पे खुद इन्होंने मेंशन कर रखा है किस चीज़ के बारे में, कि एक नई गैलेक्सी डिस्कवर की गई है। एक ऐसी नई गैलेक्सी जो डिस्कवर की गई है, और ये जो नई आकाश गंगा मिली है ना, ये दूसरी आकाश गंगा के टेल की टिप पर मिली है। अब कहने का मतलब क्या है, ज़रा इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ मामला। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, एक सेकंड रुकना यार, कि ये टाइडल टेल होता क्या है, ये गैलेक्सीज क्या होती हैं। गैलेक्सी यानी आकाश गंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे आसपास की गैलेक्सी, सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो ऐसी बहुत सारी आकाश गंगाएँ हैं,
उनके अंदर में सोलर सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, ब्लैक होल प्रेजेंट है, ऐसी बहुत सारी आकाशगंगाएं गैलेक्सीज प्रेजेंट है दोस्तों हमारे यूनिवर्स के अंदर में। लेकिन कई बार क्या होता है, ये दो गैलेक्सी आपस में मर्ज हो रही होती हैं, मिल रही होती हैं, मिलकर बड़ी गैलेक्सी फॉर्म कर लेती हैं, है ना। तो ऐसे मर्जिंग का प्रोसेस भी आपने देखा होगा, जैसे आप देख पाओगे ये दो गैलेक्सी आपस में मर्ज कर रही हैं। ये दो बड़ी बड़ी आकाशगंगा जब आपस में है तो धीरे धीरे करके जो इनका ग्रेविटी है, जो इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जैसे पृथ्वी पे ग्रेविटी है जो पृथ्वी पे हर चीज़ को खींच लेती है, कुछ फेंकोगे तो नीचे आ जाएगी वो। तो यहाँ पे दोस्तों वो उसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या हो रहा है, ये दो गैलेक्सीज आपस में अट्रैक्ट हो रही हैं, और इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब ये अट्रैक्ट हो रही हैं तो ऐसा नहीं है एकदम से आके मिल जाएंगी, धीरे धीरे करके पास में आके मर्ज होंगी। तो धीरे धीरे जब मर्ज होती हैं तो इनमें से इस तरीके से आप देख पाओगे जो मटेरियल है वो ऐसे एक पूंछ की तरह नजर आ रहा है, एक टेल की तरह नजर आ रहा है। इसी टेल को हम क्या बोलते हैं, टाइडल टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइडल टेल। और अभी कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं जिनमें टाइडल टेल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जब दो गैलेक्सीज आपस में इंटरैक्ट कर रही होती हैं तो उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिव होता है, जिसकी वजह से जब वो धीरे धीरे मर्ज कर रही होती है तो बीच में एक टेल सी बनती है, ठीक है। और इसी टेल को यहाँ पे हम बोलते हैं टाइडल टेल। क्लियर। अब इसका फॉर्मेशन प्रोसेस अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा जो रीसेंट डिस्कवरी हुई है या फिर जो ये हमारी खबर है, जो न्यूज़ है, उसके बारे में बता देता हूँ। खबर यह है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने हाल ही में एक नई गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया। एक नई आकाशगंगा हमको मिली जो कि थोड़ा सा डिम थी। वैसे आकाशगंगा बहुत चमकीली है, बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट है, लेकिन ये थोड़ा डिफ्यूज सा था। लेकिन ये कहाँ मिली है, ये मिली है दोस्तों एक दूसरी गैलेक्सी के इसी टाइडल टेल पर। दूसरी गैलेक्सी कौन सी है, दूसरी गैलेक्सी है NGC 3785। तो NGC 3785 गैलेक्सी यहाँ पर है, और मान लो ये गैलेक्सी वो है दोस्तों जिसके पास में अभी तक की सबसे लंबी टाइडल टेल है। सबसे लंबी टाइडल टेल यहाँ पर इस गैलेक्सी के पास में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसकी टेल की टिप पे यहीं पे एक दूसरी गैलेक्सी को देखा गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस गैलेक्सी हम बात कर रहे हैं, ये जो NGC 3785 है, ये हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है, लगभग 430 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जिसको वहां पे ऑब्जर्व किया गया। और ये गैलेक्सी करेंट समय पर लियो कॉन्स्टिलेशन में प्रेजेंट है। तो लियो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, देखो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, जब आप देख पाएंगे आसमान में जो सितारे हैं ना वो एक पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो वो जब पैटर्न में अरेंज होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, और इसके वर्ड अलग अलग आते हैं। जैसे लियो कॉन्स्टिलेशन बेसिकली ये वाला पैटर्न है। ये फोटो दोस्तों आप यहाँ पर देख पाओगे, एक लाइन सा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्टार है, 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 ये ऐसा यहाँ पर स्टार का पैटर्न बना। अब इसको यहाँ पर इस पैटर्न को यहाँ पे पूरी तरह से मैच कर दिया गया, तो ऐसा पैटर्न मैच कर दिया गया, तो ये यहाँ पर लियो वाला हो गया। तो ऐसे पैटर्न में स्टार्स अरेंज होना उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। और जिस पैटर्न में अरेंज है, जो फिगर बनकर आ रही है, उसके हिसाब से आगे नाम दे दिया जाता है। ये आप देख पाएंगे लियो कॉन्स्टिलेशन। तो इसमें ही यहाँ पर क्या है, ये गैलेक्सी प्रेजेंट है, और इसी के टेल पर नई गैलेक्सी है जो कि हमको रिसेंट समय पर देखने को मिली है, जिस वजह से एक कॉन्सेप्ट जो चर्चाओं में है वो है टाइडल टेल का, कि टाइडल टेल भैया न्यूज़ में आ चुका है। सर ये टाइडल टेल का फॉर्मेशन होता कैसे है और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये भी जान लीजिएगा, साइंस के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में, तो जब गैलेक्सी एक दूसरे के पास आ रही होती हैं, उनका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसकी वजह से टाइडल इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इन गैलेक्सीज में से जो गैसेस हैं, स्टार्स हैं, वो बाहर निकल रहे होते हैं। मतलब इनकी जो एज पे, गैलेक्सी की जो किनारे की एज है, फिर वहाँ से खींचकर एक पूंछ की तरह वो दिखाई दे रहे होते हैं। तो जो बाहर इनमें से मटेरियल निकल रहा है एक पूंछ के फॉर्म में, वो यहाँ पर टाइडल टेल कहलाता है। और ये टाइडल टेल दोस्तों यहाँ पे कुछ समय तक विजिबल होता है, दिखाई पड़ता है, ठीक है। इवन यहाँ पर बोला जाता है जब गैलेक्सीज आपस में मर्ज हो जाती हैं, उसके बाद भी पीछे की साइड में भी जनरेट होता है ना, ये आप देख पाएंगे पीछे की साइड में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो मर्ज हो गई, फिर पीछे की साइड में मर्ज, इन दो गैलेक्सीज आपस में मिल जाती हैं, उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर थोड़े समय तक ये इस तरीके की टेल दिखाई पड़ती है, ठीक है। जो कि यहाँ पर ये दर्शाती है कि हाँ किस तरीके से दो गैलेक्सीज आपस में मर्ज हुई हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये फोटो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है, कि पीछे है, आगे है, इस तरीके से यहाँ पर मर्ज हो रही है, तो पीछे से भी यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके की जो टेल है वो दिखाई पड़ती है बाद में। तो टाइडल टेल जनरली बहुत पतली सी होती हैं, लेकिन बहुत लंबी होती हैं, कई बार बहुत दूर तक चली जाती हैं, वास्ट डिस्टेंस भी कवर करती हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। अब बात आती है इनके साइंटिफिक इंपॉर्टेंस के बारे में कि सर ये टाइडल टेल का हम करेंगे क्या। चलो इसके बारे में पता चल भी गया है, तो ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जानिएगा। सबसे पहले देखिए, इसी टाइडल टेल से हमें स्टार फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है।
इसी टाइडल टेल से हम गैलेक्सी के इवोल्यूशन के बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की जब ये टेल फॉर्म होगी, ऐसे भी टेल फॉर्म होगी, ऐसे भी टेल फॉर्म होगी, गैलेक्सी मर्ज हो जाएगी, उसके बाद भी थोड़े समय तक सिग्निफिकेंट पीरियड तक यहाँ पर ये टेल दिखाई पड़ेगी। तो इससे जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं ना, वो ये समझ पाएंगे आखिरकार गैलेक्सी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ये इस तरीके से मर्जिंग होती है, आपस में दो गैलेक्सीज मिल रही होती हैं, इसका प्रोसेस वर्क कैसे करता है, गैलेक्सीज इवॉल्व कैसे होती हैं, इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर एक अच्छा तरीका होता है, हम ये समझ सकते हैं कि गैलेक्सी जब दो आकाशगंगाएं आपस में मिल जाती हैं, उसके बाद जब एक नई गैलेक्सी फॉर्म होती है, तो हम उस नई गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे कैसे चेंजेस हुए, गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसी से हमको पता चल सकता है। तो क्योंकि यूनिवर्स दोस्तों अभी भी अनएक्सप्लेन्ड है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में नहीं जानते, तो उसी को यहाँ पर यह दर्शाएगा, इसलिए साइंस में ये हेल्प कर सकता है। फिर लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल। ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे आपको गैलेक्सीज के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जिनकी ऐसी टाइडल टेल होती है। इसमें दोस्तों आपकी एक टैडपोल गैलेक्सी भी है, दूसरी माइस गैलेक्सी भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए, इन गैलेक्सीज के नाम दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सी गैलेक्सी जिसके पास में एक टाइडल टेल होती है। तो याद रखिएगा, टैडपोल गैलेक्सी और माइस गैलेक्सी। ठीक, ये भी टॉपिक कवर हो गया। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर वेम्बनाथ लेक को लेकर है। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन मैप में देखने के लिए बोला भी था कि भाई वेम्बनाथ लेक को मैप में एक बार चेक कर लेना कि कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। नहीं देखा होगा तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। फिर आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि सर अगर कल आपने देखने के लिए बोला था तो बच्चों ने देख लिया होगा। जिन्होंने देख लिया होगा वो सोच रहे होंगे कि यार आज इस आर्टिकल में टाइम वेस्ट करने वाले नहीं। देखो, नहीं देखा है तो भी मुझे यहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सभी न्यूज़पेपर के अंदर इस आर्टिकल को कवर किया गया है। और मैं आपको बता दूं, जैसी लेक होती है ना, लेक को लेकर यूपीएससी बहुत क्वेश्चंस पूछता है। ये देखो, ये वो सभी लेक के नेम हैं जिसको लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। आप इमेजिन करो, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, चाहो तो चेक कर लेना एक एक लेक के बारे में सर्च करके। झेलम रिवर को लेकर क्वेश्चन पूछ चुका है, वुलार लेक में, जो वुलार लेक के थ्रू पास होती है। लेक फैगुबिन को लेकर अभी पिछले साल का या उससे पिछले साल का क्वेश्चन है। लेक ओगुटा को लेकर क्वेश्चन है। लेक वोल्टा, खाटू, कोडाईकनाल, लेक बाइकाल, वुलार लेक, वेम्बनाथ लेक को लेकर सवाल बन चुका है दोस्तों। नेक्स्ट, अभी ये वापस से न्यूज़ में है तो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी और हो जाती है। कोलेरू लेक, चिलिका लेक, सांभर लेक, लोकटक लेक, पुलिकट लेक, ये वह सभी लेक्स हैं जहां से क्वेश्चंस ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। इस वजह से ये टॉपिक हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ रहे हैं? तो पहले मैं बता देता हूं कि आखिर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है। क्योंकि ये तो मैंने आपको वो डेटा बताया है जो आपने पढ़ना होगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। न्यूज़ मैंने नीचे इंक्लूड कर दी है, ये आप देख पाएंगे, है ना। तो न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख पाएंगे, एक सेकंड, मैं द हिंदू की रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। ये द हिंदू की न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है। हुआ क्या है, वेम्बनाथ लेक में पिछले कुछ समय पर जो पोल्यूशन लेवल है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। तो उसी पोल्यूशन को दोस्तों वहाँ पे साफ करने की बात हो रही है, उस लेक को वापस से रेजुविनेट करने की बात हो रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, वेम्बनाथ लेक का जो इकोसिस्टम है वो आज खतरे में है। ये बात है यहाँ पर जो इस रिपोर्ट के थ्रू मेंशन की गई। ये झील खतरे में है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये जो पोल्यूशन हो रहा है स्लोटर हाउस से आ रहा है ना, कसाई घर जिसको बोलते हैं, या श्रिम्प पीलिंग होती है, जो कह सकते हैं झींगा है, उसके ऊपर की जो ऊपर की खाल जो है वो हटाई जाती है, उसकी वजह से भी जो पोल्यूशन है इस वाटर के अंदर इंक्रीज हो रहा है। और ये पोल्यूशन की वजह से यहाँ की जो वाटर क्वालिटी है वो धीरे धीरे करके डैमेज हो रही है। अब वाटर क्वालिटी डैमेज होगी तो सिंपल सी बात है, वो लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट लेक है केरला में। और दोस्तों यहाँ पर फिर उस लेक का जो बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ पर खराब होगा, यानी उसमें जो मैरीन एनवायरनमेंट है, उस लेक के नीचे जो एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स प्रेजेंट हैं वो डैमेज होंगे। तो इस वजह से ये चर्चाओं में है, क्योंकि वेम्बनाथ लेक एक क्रूशल रोल प्ले करती है केरला के एनवायरनमेंट, कल्चर और इकोनॉमी में। क्योंकि केरला में ही लेक प्रेजेंट है तो भाई ऑब्वियस ही बात है वहाँ के कल्चर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। क्यों कल्चर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं दोस्तों जो इस झील के ऊपर सेलिब्रेट होते हैं, जैसे बोट रेसिंग ट्रॉफी वगैरह आपने देखा होगा, समझाऊंगा अभी। लेकिन अगर इस तरीके से ये अगर एनवायरमेंटल चैलेंज को फेस करेगा या एनवायरमेंट डिग्रेडेशन यहाँ पे होगा, तो इससे दोस्तों इस लेक को धीरे धीरे हम ख़त्म होते हुए देख सकते हैं, जिसको लेकर ये क्वेश्चंस दिए गए। तो अब क्या क्या चीज़ें एग्जाम में फॉर्म हो सकती हैं, चलिए ये सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, जो वेम्बनाथ लेक है ये अभी तक की एक सबसे लंबी और लार्जेस्ट लेक मानी जाती है भारत के अंदर में, लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट लेक। ठीक है, और लार्जेस्ट लेक बेसिकली यहाँ पर ये केरला में भी है। और ये कहाँ पर है ये आप देख पाएंगे, एक पर्टिकुलर मैप आपको दिख रहा होगा, ये है नीचे अपना केरला। ये केरला है, केरला कर्नाटका के साथ में, तमिलनाडु के साथ में बाउंड्री को शेयर कर रहा है। ये लेक आपको देखने को मिलेगी वेम्बनाथ लेक। ठीक है,
3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के थ्रू यहाँ पर ये लेक पास भी होती है, अभी समझाऊंगा वो भी। तो जब हम इस लेक की बात कर रहे होते हैं दोस्तों, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ध्यान में रखिएगा, वो क्या है कि अलापुझा, कोतयम और एर्नाकुलम, ये 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से ये लेक पास होती है। केरला के इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है। इस लेक को, इस झील को अलग अलग नाम से केरला में जाना जाता है, जैसे वेम्बनाड कयल हो गया, वेम्बनाड कोल हो गया, पुन्नामड़ा कोल लेक हो गया, ठीक है। कोची के अंदर कोची लेक के नाम से इसको जानते हैं। तो अलग अलग नेम से यहाँ पर इस झील को जाना जाता है। इसके ज्योग्राफी एंड फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये झील बनती कैसे है। देखिए, सबसे पहली चीज़, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ एक साथ बह के आ रही होती हैं जो एक झील को फॉर्म कर रही होती हैं, झील को बना रही होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वो कौन कौन सी नदी हैं जो इस झील को बना रही होती हैं, मैं आपको बता दूं 4 नदियाँ हैं। 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, है ना, जिसके कन्फ्लुएंस पे, जहाँ पे चारों मिल रही होती है, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये झील बनती है, जहाँ पे 4 नदियों से पानी गिर रहा होता है। और क्वेश्चन बन सकता है, भाई बताइए इनमें से कौन कौन सी रिवर्स है जिसका पानी इकट्ठा होता है इस वेमनद लेक में, या वेमनद लेक में एक इंपॉर्टेंट रिवर सोर्स कौन सा है इन चारों में से। तो एक आपको देखने को मिलेगी मीनाचिल, दूसरी है यहाँ पर अच्छन कोविल, तीसरी है पंपा और चौथी है मनीमला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों नदियाँ बहकर आ रही हैं। अब बहकर आते आते दोस्तों यहाँ पर एक जगह पे गिर रही हैं, एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं, तो वहीं पे झील बन गई है। तो ये मेन रिवर सोर्स है। फिर इस झील से पानी कहाँ पे निकलता है, तो पानी निकल के बगल में अरेबियन सी है, वहाँ पे गिर जाता है। ये आप देख पाएंगे अरेबियन सी है, झील ये है, इससे में पानी इकट्ठा हुआ 4 नदियों से, और जो इकट्ठा हुआ झील भरी तो इससे पानी निकल गया यहाँ पे अरेबियन सी में। तो ये फ्लो ऐसे बरकरार रहता है, ठीक है। उसके अलावा इस झील के आसपास आपको छोटे छोटे आइलैंड्स भी देखने को मिल जाते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया, इसका एक कल्चरल इंपॉर्टेंस है, तो ये ध्यान में रखिएगा। जब बात करते हैं कल्चरल इंपॉर्टेंस की, तो यहाँ पर एक चीज़ की चर्चा होती है, वो है वल्लमकली। ये बहुत ही फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है। इस झील के अंदर में दोस्तों ये बोट रेस करवाई जाती है, जिसको यहाँ पर वल्लमकली के नाम से हम जानते हैं। और हर साल अगस्त के महीने में इस तरीके का जो ये बोट रेस है वो चलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस लेक के बारे में क्या है, वो है कुमारकोम बर्ड सेंचुरी। तो कुमारकोम बर्ड सेंचुरी दोस्तों करंट समय पर इसी वेम्बनाड लेक में ईस्टर्न साइड पे प्रेजेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स, दुनिया भर से बर्ड्स उड़कर आती हैं, यहाँ पे रुकती भी हैं। तो ऐसे लोग जिनको बर्ड्स देखना बहुत पसंद है, वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। बर्ड वॉचर जिनको बोलते हैं, नेचर के प्रति जो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट होते हैं, वो सब इस जगह पे जाते हैं ऐसे दृश्य का एक पूरा एन्जॉयमेंट लेने के लिए। फिर उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वेम्बनाड लेक के बारे में, वो है रामसर साइट। साल 2002 में वेम्बनाड लेक को एज अ रामसर साइट भी डेजिग्नेशन दिया जा चुका है। ये एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट मतलब एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड, एक ऐसी झील जिसको इंटरनेशनल लेवल पर एक पहचान, एक इम्पॉर्टेंस दी जा चुकी है। और आज हम इसकी प्रोटेक्शन की बात कर रहे होते हैं। प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई क्या हाल यहाँ पर पिछले कुछ समय पर हो रहा है, वो मैं आपको अभी पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आप देख पाएंगे सब इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो रिसेंट समय पर न्यूज़ में रही हैं। तो आगे भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट खबर, एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और न्यूज़ है ये। यहाँ पे बात हो रही है आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के बारे में, AFT। हाल ही में चर्चाओं में है, इवन द हिंदू में ही यहाँ पर इसको कवर किया गया था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा लेक का पूरा मामला हो गया जो हमने डिस्कस किया था वेम्बनाड लेक के बारे में। ये आप देख पाएंगे अगला न्यूज़ आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहाँ पर सजेस्ट किया है और मेंशन किया है कि जो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल बेंचेस हैं वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ पर तैयार करनी चाहिए, तो जो कि पेंडिंग केसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो मामला क्या है, पहले मैं आपको न्यूज़ ये दिखा देता हूँ। ये न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे की साइड में दिखाई पड़ेगी कि रिसेंट डेवलपमेंट हुआ क्या है। रिसेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जो पेंडिंग पड़े हुए केसेस हैं इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेस्ट किया कि हमें थोड़े एडिशनल AFT बेंचेस बनाने होंगे, यानी आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल बेंचेस, जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हमारे सोल्जर्स, मिलिट्री सोल्जर्स से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसको देखा जाता है। तो ऐसे बेंचेस हमें क्रिएट करने होंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी, ताकि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं इन हिस्सों में, इन रीजन्स में, उनको रिजॉल्व किया जा सके। क्योंकि यही दोस्तों आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल की जब बात करते हैं ना, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। भारत में जो आर्म्ड फोर्सेस प्रेजेंट हैं उनका कोई केस होता है तो उन केस को, उनके डिस्प्यूट्स को, उनके अपील्स को हैंडल करने के लिए इस तरीके के जो ट्राइब्यूनल्स है दोस्तों वो यहाँ पर फॉर्म किए जाते हैं। अभी हम ट्राइब्यूनल्स के कॉन्सेप्ट को ही पढ़ेंगे, सो डोंट वरी, अभी जो बता रहा हूँ उसको सुनते चलिएगा। तो दोस्तों आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल की जब बात होती है तो ये एक मिलिट्री ट्राइब्यूनल है। अब ट्राइब्यूनल होता क्या है सर, आपको जैसे पता होगा कोर्ट है,
अब कोर्ट में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर यहाँ पे आपको और नीचे के लोकल कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, बहुत सारे कोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे दोस्तों तो कोर्ट्स की तरह ही फंक्शन करने के लिए हमने ट्राइब्यूनल को भी फॉर्म किया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर ट्राइब्यूनल्स बनाए गए। ट्राइब्यूनल्स के ऊपर भी जिम्मेदारी क्या होती है, कोर्ट की तरह ही वर्क करते हैं, यानी कि कुछ बेंचेस सेट की जाती है, मेंबर सेट किए जाते हैं। लेकिन ट्राइब्यूनल जो होता है वो स्पेसिफिक केसेस के लिए होता है कि मान लो यहाँ पे पानी से संबंधित कोई विवाद होगा तो उसके लिए अलग ट्राइब्यूनल बना दिया गया है। आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया आर्मी से रिलेटेड कोई विवाद है तो उसके लिए अलग ट्राइब्यूनल है, ये जिसको हम बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल। ऐसे भारत में आपको वेरियस ट्राइब्यूनल्स नजर आएंगे। ये पर्टिकुलर फोटो पे दोस्तों थोड़ा सा नजर मारिएगा। जैसा अगर आप देखोगे इनकम टैक्स से रिलेटेड हमारे पास में इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल है, ठीक है। उसके अलावा जो एक्साइज या सर्विस टैक्स होता है उससे रिलेटेड ट्राइब्यूनल है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है। कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्राइब्यूनल है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कि एनवायरमेंट का कोई कंसर्न है तो उसकी सुनवाई यहाँ होगी। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल है। आर्म फोर्सेज ट्राइब्यूनल है। वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है। ऐसे इंडिया में ढेरों ट्राइब्यूनल्स आपको नजर आएंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के बारे में। इसको हमने एक एक्ट के माध्यम से बनाया है जो है आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट 2007। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको नोट डाउन करना है कि ये ट्राइब्यूनल दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में काम करता है। सिंपल सी बात है यार, आर्म्ड फोर्सेस के लिए है तो जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री या रक्षा मंत्रालय है उसके अंडर में ये ट्राइब्यूनल वर्क करते हैं। हमने इन ट्राइब्यूनल को इसलिए बनाया है ताकि जो मिलिट्री सर्विस रिलेटेड मैटर्स होते हैं, भाई मिलिट्री में जो लोग सर्विस दे रहे हैं, ये मिलिट्री सर्विस वाले जो मैटर्स होते हैं, इससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनके मामले को रिजॉल्व करने के लिए ये हमने कोर्ट्स बना रखे हैं या ट्राइब्यूनल्स कह सकते हैं, इस ट्राइब्यूनल्स को फॉर्म कर रखा है। तो सर मेन कोर फंक्शंस क्या हैं इस आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल के? सबसे पहला फंक्शन आता है आपका, वो है सर्विस डिस्प्यूट। इस ट्राइब्यूनल को तैयार किया गया है ताकि जो भी हमारे पास में आर्मी एक्ट है 1950 का, नेवी एक्ट है 1957 का, एयरफोर्स एक्ट है 1950 का, ये सब एक्ट के माध्यम से दोस्तों हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को हम रेगुलेट करते हैं, है ना। इन्हीं एक्ट के माध्यम से आर्मी में अपॉइंटमेंट, एनरोलमेंट, कमीशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सनल, ये सब चीज़ें होती हैं। और इनसे संबंधित अगर कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इस आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के पास में जाना होगा। तो ये ट्राइब्यूनल ऐसे केसेस को हैंडल करता है। दूसरी चीज़, इसमें दोस्तों कोर्ट मार्शल अपील का एक प्रोविजन भी है। ये ट्राइब्यूनल एक अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का भी काम करता है। कहने का मतलब है, जैसे मार्शल कोर्ट का नाम आपने सुना है कि भाई आर्म्ड फोर्सेस आर्मी का कोई केस आया है, उन्होंने कोई यहाँ पर कह सकते हैं अपराध किया है, तो उनका केस यहाँ पे कोर्ट मार्शल के पास में जाएगा। तो कोर्ट मार्शल यहाँ पे अपना डिसीजन सुना देगा। अब मान लो यहाँ पे कोर्ट मार्शल का जो डिसीजन है इसको अपील करना है ऊपर, तो दोस्तों वो जो अपील है वो जाएगी सीधा इसी ट्राइब्यूनल के पास में जिसका नाम है आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो ये जो ट्राइब्यूनल है इसके पास में अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब ये पावर भी है कि ये अपील को सुन सकता है, जो अपील सीधा नीचे कोर्ट मार्शल से आएगी। जैसे हाई कोर्ट की अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, उसी तरीके से कोर्ट मार्शल की अपील जा सकती है इस ट्राइब्यूनल के पास में। उसके अलावा इसका मेन काम है इन ऑर्डर्स को रिव्यू करना, ये सब चीज़ें देखना, है ना। उसके अलावा ये डिसमिस भी कर सकते हैं इस अपील को अगर लगता है कि हाँ डिसमिस कर देना चाहिए। तो ये सब पावर्स यहाँ पे इन आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के पास में है। इनके पास में अपना खुद का ओरिजिनल पावर्स तो है, ज्यूरिसडिक्शन तो है सर्विस मैटर को लेकर, साथ ही साथ में अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन भी यानी अपील को भी देख सकते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब मान लो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हम ये कोई केस आया कोर्ट मार्शल के पास में जहाँ से जो व्यक्ति का केस था वो नाखुश रहा, उसने अपील कर दी, ठीक है, वो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के पास में अपील गई। अब मान लो यहाँ पर वो इसके ऑर्डर से भी नाखुश है, तो क्या वो आगे अपील नहीं कर सकता? कर सकता है। देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लो अगर आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में भी यहाँ पे उसका जो केस है उसको लगता है कि नहीं सर अभी भी मेरी गलती नहीं है, इसमें कुछ गलत है, मैं इसको आगे अपील करना चाहता हूँ, तो वो अपील कर सकता है। लेकिन कहाँ अपील करेगा? तब वो सीधा डायरेक्ट केस लेकर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो एन अपील अगेंस्ट अ डिसीजन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल कैन ओनली बी टेकन अप टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट्स इट। आगे आते हैं, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या है कि भाई ये जो ट्राइब्यूनल है इसमें कुछ लोग तो होंगे ना, ये वर्क कैसे करेगा? क्या ट्राइब्यूनल बना के छोड़ थोड़ी दिया है खाली? तो इसमें दोस्तों कुछ बेंचेस बनाई जाती हैं। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच जो होती है वो न्यू दिल्ली में है, जो मेन बेंच है इसकी वो न्यू दिल्ली में, मेन बैठक न्यू दिल्ली में बैठती है। लेकिन इसके कुछ छोटे छोटे रीजनल बेंचेस भी हैं, जैसे कुछ बेंच यहाँ पर चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोची, मुंबई, जबलपुर, श्रीनगर, जयपुर, यहाँ पे छोटे छोटे बेंचेस भी आपको नजर आएंगे रीजन वाइज, लेकिन मेन न्यू दिल्ली में है, ठीक। आगे सुनिए,
मेंबर्स की बात आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में जो मेंबर्स होते हैं, जो इनकी बेंचेस होती हैं, हर एक बेंच में आपके जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है यार, लिख लेना चाहो तो। इसमें जुडिशियल मेंबर्स भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? जो जुडिशियल मेंबर्स होंगे वो बेसिकली हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो सकता है, जिसको बैठा रखा है इस ट्राइब्यूनल में इस केसेस को देखने के लिए। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होंगे दोस्तों, वो इन आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स भी तो होंगे जिनको आर्म्ड फोर्सेस की नॉलेज है। देखें तो सही कि हाँ वो केस रियल है या नहीं है या कैसा है। तो आर्म्ड फोर्सेस के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। इसमें वो रिटायर्ड ऑफिसर होंगे या तो वो मेजर जनरल के हों या उस लेवल से ऊपर के हों, या फिर कोई जज एडवोकेट जनरल भी हो सकता है जिसको कम से कम 1 साल की सर्विस जिसने दी हो। ये सभी लोग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं। लेकिन जो जुडिशियल मेंबर्स होता है वो यहाँ पर रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज होता है। इन सबको इकट्ठा कर दिया, एक ट्राइब्यूनल में बैठा दिया, बन गया आपका आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल। सर ये ट्राइब्यूनल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एक छोटा सा फोटो है जिसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि जो ट्राइब्यूनल है ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी जैसे हमारी कोर्ट्स वगैरह काम करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर जो पावर्स है इन ट्राइब्यूनल के पास में भी होती है। और इन ट्राइब्यूनल्स को हम पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के माध्यम से, यानी इनके एक्ट के माध्यम से बनाते हैं, ताकि किसी प्रकार के डिस्प्यूट या कंप्लेंट्स को हैंडल किया जा सके। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं इनको हमने कैसे तैयार किया है और हमारे संविधान में कहाँ पे हैं। देखो, आपको पता होगा जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करते हैं, संशोधन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, इस संशोधन के माध्यम से हमने क्या किया, अपने संविधान के अंदर में आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B को इनकॉर्पोरेट किया, यानी नए आर्टिकल्स, नए अनुच्छेद लगा दिए। और आर्टिकल 323A जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये क्या बात करता है, ये इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात करता है कि मान लो कोई पब्लिक सर्विस डिस्प्यूट है, तो ऐसे मामलों के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे और ये वाला ट्राइब्यूनल केवल पार्लियामेंट बनाएगा। समझ रहे हैं? केवल इसमें एक ट्राइब्यूनल होगा और वो होगा सेंटर के लिए, और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल्स होंगे। जैसे आज आप पढ़ते हो CAT के बारे में, दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो इसमें कोई चेन नहीं है कि हर एक सेक्शंस के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल, ऐसा नहीं है। सेंटर के लिए अलग से बना दिया, स्टेट्स के लिए अपना खुद का ट्राइब्यूनल बना दिया। यह पार्लियामेंट की मदद से बनता है केवल पब्लिक सर्विस डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए। लेकिन इसी में जो आर्टिकल 323B ऐड किया गया था, इसमें ट्राइब्यूनल दूसरे बाकी सारे मैटर, चाहे वो टैक्स का हो, दूसरे और वगैरह वगैरह जितने डिस्प्यूट हैं उसको हैंडल करने के लिए अलग से ट्राइब्यूनल्स बनाए गए। और आर्टिकल 323B के तहत जो ट्राइब्यूनल बनता है, ये पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो पब्लिक सर्विस डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए बनता है, यह केवल और केवल पार्लियामेंट ही एस्टेब्लिश करता है। समझ गए? इसमें आपका इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल वगैरह हो गया जो 323B के अंदर में आता है। ठीक, तो आई होप आपको ट्राइब्यूनल्स वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो तो यहाँ पे समझ में आ चुका है, इसके मेंबर समझ में आ गया है। फंक्शंस आपको पता है ये वर्क कैसे करेगा, ध्यान में रखिएगा। जो ये हमारा आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल है, ये क्या करता है, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल प्रोसीजर रूल्स 2008 को फॉलो करता है। और इसके तहत यहाँ पे इन जैसे आपको देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो केवल इंग्लिश में हो सकती हैं, उसी तरीके से आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में भी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो केवल इंग्लिश में ही कंडक्ट की जाती हैं। ठीक है, आगे आते हैं। उसके अलावा जो हाल ही में जो डेवलपमेंट हुआ है वो, यानी जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता ही दी है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट खबर भी GS पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख रहे हैं वीडियो का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है, काफ़ी हट के काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं आपको। ये भी एक न्यूज़ आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात हो रही है अलकनंदा रिवर के बारे में। क्या बात हो रही है? अलकनंदा रिवर में जब ये नदी बहती है, कुछ ऐसी जगह से ही बहती है जहाँ पे कह सकते हैं जो चिंताएं हैं लैंडस्लाइड्स को लेकर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये आप देख पाएंगे नीचे इसका एक डेवलपमेंट लिखा है। न्यूज़ पता है क्या है? जो एग्जैक्ट इसकी न्यूज़ है वो ये है कि भाई यहाँ पर एक रिसेंट स्टडी पब्लिश हुई IIT रूरकी की साइट से, और जो रिसेंट पब्लिश हुई है स्टडी, इसका कहना यह है कि अलकनंदा रिवर काफ़ी सारी जगह पर थोड़ा सा वल्नरेबल हमको दिखाई पड़ रही है ना। जो कह सकते हैं कि वहाँ पे कई सारी जगह पर डैम्स वगैरह बनाए गए हैं, तो लैंडस्लाइड का एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है जो वहाँ के इकोसिस्टम को डैमेज कर सकता है, क्योंकि अलकनंदा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है पानी का।
और साथ ही साथ में अलकनंदा रिवर का कल्चरली और रिलीजियसली बहुत ज़्यादा एक बड़ा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, क्योंकि यही अलकनंदा रिवर है दोस्तों जो आगे बढ़ के भागीरथी के साथ में मिलने के बाद में गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी कहीं से बन के निकल नहीं रही है, वो अलकनंदा भागीरथी जहाँ पे मिल रही होती हैं, मिलने के बाद में जो तीसरी नदी फॉर्म होती है उसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, आगे समझेंगे। देखो कुछ मैप वगैरह इंक्लूड किए हैं, आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो भी यहाँ पे समझाया गया है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे अलकनंदा के बारे में बात कर लेते हैं। अलकनंदा रिवर दोस्तों आती कहाँ से? ये ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयाज से। ठीक है, अगर आप देखोगे तो चार धाम का नाम आपने सुना होगा। चार धाम में आपकी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये छोटा चार धाम है, बड़ा चार धाम देश के इंपॉर्टेंट चार धाम आपको वो देखने को मिल जाएंगे, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलकनंदा रिवर ये वाली है, ब्लू वाली। ठीक है, ये अलकनंदा है, ये बद्रीनाथ की साइड से निकलती है। केदारनाथ से जो निकलती है वो है मंदाकिनी। गंगोत्री से जो निकलती है वो है भागीरथी, और यमुना जो निकलती है वो यमुनोत्री से निकलती है। तो इन चारों नदियों के बारे में ध्यान रखेंगे। हम स्पेसिफिकली अलकनंदा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अलकनंदा का सोर्स क्या है, समझ में आ गया कि उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन में जो ऊपर ग्लेशियर्स, बर्फ वाले पहाड़ प्रेजेंट है, स्पेशली यहाँ पे भागीरथ खरक ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर है, तो उसका जो पानी पिघल रहा है वो यहाँ पे दोस्तों जो नदी के थ्रू है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। तो अलकनंदा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन से। अब जब वो बहती हुई आती है तो इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर मिल रही होती हैं। अब जैसे आप देखोगे अलकनंदा में छोटी सी नदी आकर मिल गई, तो छोटी छोटी नदियाँ जो आके मिल रही होती हैं वो सहायक नदी होती हैं। जैसे धौली गंगा आके मिलती है अलकनंदा में, तो धौली गंगा एक सहायक नदी है जिसको हम इंग्लिश में ट्राइब्यूटरी बोलते हैं, है ना। ट्राइब्यूटरी सहायक नदी है, वो आके और ज़्यादा अलकनंदा को आगे बढ़ावा देगी। ठीक, आगे आते हैं। अब सुनिएगा दोस्तों, अलकनंदा जो है ना वो काफ़ी सारी सहायक नदियों से जुड़ती है। जैसे आप देख पाएंगे छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ आकर अलकनंदा में मिल जाती हैं। ठीक, और जहाँ पर ये ट्राइब्यूटरीज मिलती हैं अलकनंदा से, वहाँ पे जो कह सकते हैं जो पॉइंट होता है उसको प्रयाग बोलते हैं। और ऐसे पूरी अलकनंदा जो बहती हुई आती है, इसमें ये दोस्तों ऐसे पंच प्रयाग आपको नजर आएंगे। कितने? पंच प्रयाग, जिसको हम अलग अलग 5 कॉन्फ्लुएंस के नाम से जानते हैं। ये कैसे बनता है, अब जरा यहाँ पर फोटो को जूम करके समझते हैं। ये अपनी अलकनंदा हो गई, धौली गंगा यहाँ पर आकर मिल गई। अब दोस्तों एक बात और ध्यान में रखना, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ये है कि आप अलकनंदा आ रही है, धौली गंगा आ रही है, दोनों यहाँ पे मिल गई, फिर भी ये जो नदी बह रही है इसको अलकनंदा कह रहे हैं। रीज़न पता है क्या होता है? रीज़न ये होता है कि दो नदियाँ जहाँ पे भी जिस भी पॉइंट पे मिल रही हैं, और पहले देखा जाता है कि यहाँ पर कौन सी नदी ज़्यादा गहरी है ना। जो नदी ज़्यादा गहरी होती है उसी का नाम आगे कंटिन्यू होता है। तो धौली गंगा से ज़्यादा गहरी है अलकनंदा, इसी के नाम से दोस्तों यहाँ पे नदी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो धौली गंगा और अलकनंदा जिस पॉइंट पे मिलती है इसको हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। ये कन्फ्लुएंस का पॉइंट क्या बोलता है? विष्णु प्रयाग। ऐसे दोस्तों पंच प्रयाग हैं हमारे पास में, और पंच प्रयाग में पहला प्रयाग आपका विष्णु प्रयाग है। दूसरा आप देख पाएंगे नंदाकिनी नदी भी आती है बीच में से। फिर नंदाकिनी नदी आकर कहाँ पे? वो भी अलकनंदा में मिलती है। जहाँ पे नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से, जो यहाँ पे प्रयाग बनता है, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन अलकनंदा ज़्यादा गहरी है, तो अलकनंदा आगे ही नाम जो है वो अलकनंदा ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो नाम रखा गया इस प्रयाग का वो है नंद प्रयाग। तीसरी आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पर ये पिंदार गंगा है, तो ये गंगा आ रही है और ये भी अलकनंदा में मिली। अब जिस पॉइंट पे ये अलकनंदा से मिली इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। फिर उसके बाद यही नदी सिमिलर और आगे आती है, क्योंकि अभी तक अलकनंदा ही गहरी है तो इस वजह से नाम जो है अलकनंदा का कंटिन्यू है। फिर अगर आप देखेंगे तो ऊपर केदारनाथ से एक नदी आ रही होती है जिसका नाम है मंदाकिनी, तो ये आकर अलकनंदा में मिलती है। और जिस पॉइंट पर मंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं, इनका कन्फ्लुएंस वाला जो पॉइंट है वो कहलाता है रुद्रप्रयाग। तो अभी तक दोस्तों आपके 4 प्रयाग ये हो गए। अब जो आखिरी प्रयाग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मिला के टोटल पंच प्रयाग आपका बनता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो आखिरी प्रयाग है वो कैसे बनेगा? गंगोत्री से एक और नदी आती है दोस्तों यहाँ पर जिसका नाम है भागीरथी। अब जैसे यहाँ पर भागीरथी एक लंबा डिस्टेंस कवर करके आती है, ऊपर से बद्रीनाथ से दोस्तों अलकनंदा आ रही है, ये भी बड़ा डिस्टेंस कवर करके आ रही है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे दोनों नदियों की गहराई बराबर है। तो जब यहाँ से तीसरी नदी फॉर्म होकर आती है, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिल गए, अब जो तीसरी नदी फॉर्म हुई दोस्तों, इसको यहाँ पर नाम दिया गया है गंगा। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना। अब जब भागीरथी और अलकनंदा जिस पॉइंट पे मिलते हैं ये कहलाता है देवप्रयाग। तो आपके पंचप्रयाग में विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी नदी से मिलकर कहाँ पे प्रयाग बनता है। तो जो यहाँ पे देवप्रयाग के बाद नदी बनकर निकली वो आपकी गंगा कहलाती है। क्लियर? ये यहाँ पर ट्राइब्यूटरीज वाला कॉन्सेप्ट हो गया। चाहो तो ये मैंने लिखित में आपको दे दिया है कि विष्णुप्रयाग कौन कौन सी 2 नदियों से मिलकर बनता है, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। चलिए अब आगे आते हैं। अब अलकनंदा की बात कर रहे हैं स्पेशली यहाँ पे। तो अलकनंदा का जो रिवर फ्लो है दोस्तों, ये आप देखोगे देवप्रयाग पे आने से पहले अगर आप देखोगे तो 190 किलोमीटर तक का एक बहुत बड़ा डिस्टेंस ये कवर करती है। ठीक है। और एक बात दोस्तों और ध्यान में रखना, ये जो चार्ट है ना इसको याद रखिएगा। कई बार गंगा नदी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ऐसे चार्ट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने स्पेशली मेंस के पेपर के अंदर में। ये डायरेक्टली ड्रॉ करके दिखाया गया है कि कौन कौन से प्रयाग कहाँ पे बन रहे हैं। समझ रहे हैं? चलिए अब दोस्तों यहाँ पे अलकनंदा नदी का एक बड़ा इंपॉर्टेंस भी है। अब इंपॉर्टेंस क्या है आप देख पाएंगे, गंगा नदी बहुत ही रिलीजियस है। उसके अलावा यहाँ पर अलकनंदा नदी के किनारे आपके पिलग्रिमेज साइट्स है, 4 धाम के पिलग्रिमेज साइट्स आपको नजर आएंगे। बद्रीनाथ है, हेमकुंड साहिब है, जोशी मठ आपको देखने को मिलेगा, अक्सर न्यूज़ में रहता है ना। अलकनंदा रिवर वैली, ये जो घाटी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल पार्ट है 4 धाम यात्रा का, है ना। यही यहाँ पर ये जो घाटी है दोस्तों, यही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ती है। तो इस वजह से यहाँ पर ये तभी जाके जो 4 धाम वाला पूरा जर्नी है वो कंप्लीट हो पाता है। बाकी ये रिसेंटली खबरों में क्यों है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों ये बात करती है पीएलआई स्कीम 1.1 के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट। पीएलआई स्कीम 1.1 रिसेंटली चर्चाओं में आया है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस भी यहाँ से फॉर्म होंगे। सर ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम तो सुना है हमने, ये 1.1 क्या है? ये 1.1 वाली जो स्कीम है ये स्पेशलिटी स्टील के लिए यहाँ पर रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है। इसको कौन लेकर आया है? इसको लॉन्च किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्री की साइड से। और ध्यान में रखिएगा यहाँ पे हमारा मेन पर्पस क्या है, जो हमारी डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन है, हमारे देश का जो स्टील प्रोडक्शन है उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करना, उसको बूस्ट करने का मेन पर्पस है। तो इस स्कीम का मेन काम क्या है? क्योंकि नाम से पता चल रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि भाई इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना ताकि वो इंडस्ट्री प्रोडक्शन को बढ़ाए, उसके बदले में सरकार इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये स्कीम काम करती है। तो स्टील के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए ये पीएलआई स्कीम को रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया। कहोगे स्टील के प्रोडक्शन के लिए तो पीएलआई स्कीम पहले भी थी ना, ये लेकिन 1.1 है, ध्यान में रखिएगा। इस स्कीम को 2025-26 से लेकर 2030 तक इंप्लीमेंट किया जाएगा। आगे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ पर ये स्पेशली स्टील की बात हो रही है, स्पेशलिटी स्टील। तो इसमें स्टील को लेकर 5 प्रोडक्ट कैटेगरीज को कवर किया गया है। एक आपका है यहाँ पर कोटेड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट, दूसरा यहाँ पर है हाई स्ट्रेंथ जो वेयर रेजिस्टेंट स्टील है, तीसरा है स्पेशलिटी रेल, चौथा है अलॉय स्टील, पांचवा है इलेक्ट्रिकल स्टील। तो ये 5 प्रकार की स्टील्स हैं जिनको कवर किया गया है। यानी कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस अगर इन 5 टाइप्स की स्टील को प्रोड्यूस कर रहा है तो उनको सपोर्ट किया जाएगा इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से। और दोस्तों यहाँ पर ये जो 5 प्रकार की स्टील के प्रोडक्ट्स हैं, इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ट्रांसफॉर्मर में, वाइट गुड्स के अंदर में, जो हमारे टीवी फ्रिज होते हैं, मतलब फ्रिज रेफ्रिजरेटर ये होते हैं, या दूसरे सेक्टर्स में, इन सब में स्टील का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो पिछले कुछ समय पर थोड़े से चेंजेस करे गए, वर्जन को अपडेट किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टील में एक और वैरायटी होती है, वह है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। इस स्टील के बारे में ध्यान रखना। ये स्टील क्या है ज़रा सुनिएगा। जो ये कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील होती है, ये हाई वैल्यू वाला मटेरियल है। इससे पावर ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। ये हाई टेंशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है ना। उसके अलावा माना जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होता है ना, उसमें ये स्टील बेहतरीन इस्तेमाल की जाती है। तो पिछले कुछ समय पे अगर आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर स्टील की सब कैटेगरी होती है, या इसका जो यहाँ पर एक रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट होता है, इसकी कैपेसिटी को रिसेंटली कम किया गया है। ये एक बदलाव हुआ है इस स्कीम में। उसके अलावा जो कंपनीज़ हैं, पहले क्या होता था कि कंपनी को इस तरीके से सरकार से इंसेंटिव लेना है तो नया मिल लगाना पड़ता था, है ना, नया सेटअप जनरेट करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे बोला है कि अपना जो भी सेटअप इस कंपनी के पास में है उसी में ही थोड़ा सा अपग्रेडेशन कर लेगा और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, उसके बदले में इनको इंसेंटिव मिल जाएगा। और अब की बार फोकस किया गया है, इस स्कीम का मेन पर्पज़ यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में स्टील को प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि पिछले कुछ समय पर स्टील इंपोर्ट भी की गई है। जबकि प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, वो पोटेंशियल हमारे पास में है, तो हम नहीं चाहते कि हम इंपोर्ट करें। हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसलिए ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई जाती है ताकि देश में उत्पादन बढ़ाया जा सके उस पर्टिकुलर चीज़ का,
क्योंकि सरकार सपोर्ट कर रही है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे हमारे देश में ढेरों इंडस्ट्रीज़ हैं जिस पे पीएलआई स्कीम लागू रहती है। ठीक है, जैसा आप देख पाएंगे ड्रोन्स इंडस्ट्री है, स्पेशलिटी स्टील जिसकी हम बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हो गया, केमिस्ट्री सेल बैटरीज हो गई, ऑटोमोबाइल हो गया, वाइट गुड सेक्टर हो गया, फूड प्रोडक्ट्स हो गया। इन पे पीएलआई स्कीम यहाँ पर वर्क करती है जो गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। यहाँ पर एक चमगादड़ न्यूज़ में है, और न्यूज़ में होने के जो पीछे का रीज़न है ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और सॉलिड रीज़न है। ये चमगादड़ का नाम है कॉमन नॉक्ट्यूल बैट, या फिर उसका साइंटिफिक नेम क्या है, नाइक्टेलस नॉक्ट्यूला। तो ज़रा इस बैट के बारे में दोस्तों कुछ बेसिक से फैक्ट हैं, इसको याद रखिएगा। और सबसे पहली चीज़, हम ये इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक स्टडी आई है दोस्तों। उस स्टडी में ये पता चला कि ये जो बैट है, ये चमगादड़ उड़ता उड़ता माइग्रेट करता है एक पर्टिकुलर रीजन से दूसरे रीजन में, एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाता है, और कभी कभी लंबे लंबे डिस्टेंस, किलोमीटर्स में डिस्टेंस को कवर कर जाता है। पूरे यूरोप को कवर करना इतना आसान नहीं है, पूरे यूरोप को ये कह सकते हैं इधर से उधर माइग्रेट कर लेता है। कहोगे ऐसे कैसे, चमगादड़ इतना ज़्यादा लंबा थोड़ी उड़ते हैं। तो यहाँ पर पता चला है कि ये वाला जो चमगादड़ है ना, ये उड़ता तो है, इसके माइग्रेशन में जो मदद की है वो वार्म स्टॉर्म ने की है। वेरी इंपॉर्टेंट, वार्म स्टॉर्म समझ रहे हैं, एक आंधी तूफान या तो तेज़ हवाएं होती हैं, तेज़ हवा चल रही है, और जिस दर की साइड हवा चल रही है उसी हवा का सपोर्ट मिलता रहा इस चमगादड़ को, उसी हवा के सहारे वो उड़ता चला गया। तो ध्यान रखना, ये स्टडी में पता चला है कि हाँ, ये चमगादड़ ये वार्म स्टॉर्म के माध्यम से भी, इस तरीके की तो जो तेज़ हवाएं हैं, तेज़ आंधी तूफान है, उसके माध्यम से भी माइग्रेट कर सकता है। ठीक है, और लंबे लंबे डिस्टेंस को माइग्रेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हवा का सहायता ली है, सहारा लिया है। तो इस वजह से ये बैट चर्चाओं में है। इसका फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे तो ये जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। कई बार ये जो बैट है, इनका जो कलर है वो गोल्डन कलर भी होता है, कई बार डार्क ब्राउन भी होता है। आपके सामने डार्क ब्राउन कलर का ये बैट है ना, डार्क ब्राउन इनके अपर बॉडी पे होता है, कई बार पेल ब्राउन कलर भी होता है। इनके जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं इन चमगादड़ के, वो थोड़े नैरो से होते हैं, किनारे पॉइंटेड से होते हैं, ताकि तेज़ी से उड़ सकें आगे, है ना। तो ये इनका फिजिकल अपीयरेंस हो गया। आवाज़ काफ़ी तेज़ प्रोड्यूस करते हैं, जो सुनाई दे जाए किसी इंसान को। हैबिटेट की बात करेंगे तो इनको जंगलों में रहना ज़्यादा पसंद है, या कह सकें तो जंगलों के साथ साथ जो खोखले पेड़ होते हैं या गुफाएं होती हैं, उसके अंदर में ये ज़्यादा रहते हैं। आप सभी को पता होगा, गुफाओं में चमगादड़ को रहना बहुत पसंद होता है। लेकिन ये वाला जो चमगादड़ है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, ज़रा इसको ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम दूसरे चमगादड़ की बात करें जिसका नाम है कॉमन नॉक्ट्यूल। और रीज़न क्या है, क्योंकि ये हवा के सहायता से दूर दूर माइग्रेट कर सकता है, इस वजह से चर्चाओं में। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं तो ये पूरे यूरोप में देखने को मिलता है, क्योंकि रिसेंट स्टडी जो पब्लिश हुई है वो यूरोप की स्टडी पब्लिश हुई है। ठीक है, तो यूरोप में ये पाया जाता है। उसके अलावा जो टेम्परेट एशिया के बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसमें आपका जापान, बर्मा, ओमान, वियतनाम, ताइवान, अल्जीरिया, है ना, ये सभी रीजन्स में चमगादड़ पाया जाता है। अब बात आती है आईयूसीएन स्टेटस की, जो सबसे रेलिवेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में कोई पर्टिकुलर एनिमल न्यूज़ में है तो उसका आईयूसीएन स्टेटस ही पूछा जाता है। तो आईयूसीएन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो नॉक्ट्यूल बैट है, इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है, यानी अच्छी खासी पॉपुलेशन इसकी अवेलेबल है, कोई ज़्यादा यहाँ पर खतरा है नहीं। ठीक है, बाकी ये न्यूज़ में क्यों है वो रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसकी माइग्रेशन स्ट्रैटेजी जो रणनीति है ये काफ़ी डिफरेंट है। हज़ारों किलोमीटर ये ट्रैवल कर सकता है हवा के सहायता से, हवा भी यहाँ पर इसको उड़ा ले जाएगी। तो आप कह सकते हैं थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी स्टडी, क्योंकि इससे हम अपने इकोसिस्टम के बारे में समझेंगे। क्योंकि ये जो चमगादड़ है ना, ये इंसेक्टिवोरस है। इंसेक्टिवोरस क्या होता है, छोटे मोटे कीड़े खाने का काम करता है। तो कई बार इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है, इसको यहाँ पे कंट्रोल करने में एक बड़ा रोल होता है इन बैट्स का। उसके अलावा आज के समय पर ये अपनी एनर्जी को बचा लेते हैं, हवा के ज़रिए उड़ते चले जाते हैं, तो हम यहाँ पर इनकी स्ट्रैटेजी को समझ सकते हैं। उसके अलावा एनिमल बिहेवियर में ये चीज़ें आती हैं, तो एनिमल बिहेवियर में एक नई रिसर्च हो सकती है। ये टॉपिक दोस्तों है, ये वाला टॉपिक मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक थोड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे बात हो रही है भारत पोल पोर्टल ओवरव्यू के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, बहुत ज़्यादा काम की न्यूज़ है, कल मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं। उससे पहले एक और शॉर्ट न्यूज़ है, फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये भी काम की है। यहाँ पर एक अलायंस के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस। तो नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस अगर आप देखोगे दोस्तों, एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा अलायंस है जहाँ पे दुनिया के इंपॉर्टेंट बैंक्स प्रेजेंट है, इकट्ठा हुए हुए हैं। और इन बैंक्स का मेन काम क्या है, पैसा इकट्ठा करना, पैसा इन्वेस्ट करना, स्पेशली उन एक्टिविटीज़ में जहाँ पे हम पोल्यूशन को रोकने की बात कर सकें।
जब बात आएगी नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की, यानी कि पोल्यूशन को रोकना है 2050 तक, ये हमारा टारगेट है, तो उसके लिए सभी बैंक्स आपस में इकट्ठा हो जाते हैं कि जिस भी इंडस्ट्री में पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा पैसा वगैरह प्रोवाइड करवाना, ताकि वो अपने सिचुएशन को अपग्रेड कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पर ये अलायंस बनाया गया है। हाल ही में एक बड़े बैंक ने इस अलायंस को छोड़ दिया, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बनेंगे तो जब बात होती है ऐसे अलायंस के बारे में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, स्पेशली एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर। और हमारे पास एक बॉडी है जिसका नाम है यूएनईपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसी का ही यहाँ पर एक फिनेंस इनिशिएटिव करके प्रिंसिपल है, जहाँ पर बैंक के ऊपर भी जिम्मेदारी गई है और बोला है कि भाई बैंक की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पोल्यूशन को काउंटर करने में हेल्प कर सकें, जहाँ पे बैंक्स फोकस कर रहे हैं। तो ये जो NZBA है दोस्तों, इसका मेन पर्पज़ क्या है? इसका मेन पर्पज़ ये है कि जो नेट ज़ीरो इकॉनमी है, हमारा मेन पर्पज़ क्या है? पोल्यूशन को काउंटर करना। इसके लिए दुनिया भर के जो कंट्रीज़ हैं वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग अटेंड करते हैं, बड़े बड़े गोल सेट करते हैं। हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किया था, वहाँ पे गोल सेट किए थे कि हम पोल्यूशन को काउंटर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ये कुछ मेजर बैंक्स साथ में इकट्ठा होती हैं और इस अलायंस को फॉर्म करती हैं, जिसमें इनके भी टारगेट ये हैं कि हमें ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। इसके लिए ये बैंक साथ में मिलकर पैसा भी देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो टारगेटिंग जो सेटिंग है इनकी, वो सेटिंग यही है कि भाई ऐसी सेक्टर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है स्पेशली, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्प करना और उसके प्रदूषण को कम करना। इनका गवर्नेंस कैसे काम करता है? तो ये जो पूरा नेट ज़ीरो बैंक वाला हमने अलायंस बनाया है, ये एक स्टीयरिंग ग्रुप के थ्रू गवर्न किया जाता है। एक ग्रुप बना रखा है और उस ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वो सब दोस्तों उन्हीं बैंक्स जो इस अलायंस का हिस्सा है, उन्हीं बैंक्स के मेंबर्स होते हैं जिनको इस ग्रुप में सेलेक्ट किया जाता है, जो अलग अलग कंट्रीज से आ रहे हैं। उन अलग अलग बिजनेस मॉडल को फॉलो किया जाता है और यही ग्रुप फिर इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। मैं आपको बता दूं, स्टीयरिंग ग्रुप तो इस अलायंस को चला रहा है, लेकिन इस अलायंस को, इस ग्रुप को सपोर्ट मिलता कहाँ से? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का जो फाइनेंशियल इंसेंटिव सेक्रेटेरिएट है, यहाँ से मिलता है। यूनाइटेड नेशन से इनको डायरेक्टली हेल्प मिलती है। और कई बार क्या हुआ है, इनका जो रूल करने का तरीका है ना, इस बॉडी को गवर्न करने का जो स्ट्रक्चर है वो कई बार चेंज किया गया है। जैसे 2021 में अपडेट किया गया था, 2023 में अपडेट किया गया था, फिर 2024 में भी इसको अपडेट किया गया था। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, ये जो अलायंस है, इनका मेन पर्पज़ यही है कि जो कार्बन एमिशन है या ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, इसको रिड्यूस करना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हाल ही में एक डेवलपमेंट आया था, हाल ही में एक खबर आया था कि भाई यहाँ पर एक बैंक है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट का बिगेस्ट बैंक, मतलब वॉल स्ट्रीट का जो सबसे बड़ा बैंक है, उसने यहाँ पर इस ग्रुप को क्विट कर दिया। इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। लेकिन आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये आएगा, क्या कोई इंडिया का बैंक भी इसमें मेंबर है? क्योंकि अगर भविष्य में क्वेश्चन बन गया तो यही बनेगा कि बताइए भाई नेट ज़ीरो बैंक अलायंस में भारत का कौन कौन सा मेंबर है। देखिए, अभी तक इंडिया का कोई भी बैंक इसका मेंबर्स नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो इस बैंक का मेन काम क्या है? पोल्यूशन को काउंटर करना। बाकी ये टॉपिक स्टाम्पीड वाला अभी हमने डिस्कस कर लिया है, सबसे पहले यही कवर किया था। सऊदी अरेबिया वाला टॉपिक भी दोस्तों हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर जो आता है वो है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब मैं एक एक करके दोस्तों आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अपने कमेंट सेक्शन को सभी लोग ओपन कर लीजिए और आंसर लिखते चलना। लास्ट में एक साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, उन सब का स्कोर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है ऑनेस्टी के साथ में। जो गलत हुआ है वो गलत ही बताना है कि हाँ गलत हुआ है, और आगे इंप्रूवमेंट करना है। और ये सब चीज़ें दोस्तों तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपने अच्छे से लेक्चर को सुना होगा। तो आपकी कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर को टेस्ट किया जाएगा यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? ध्यान में रखना, ये कोई छोटे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके से फ्रेम करे गए हैं कि आपको चीज़ें याद करवाएंगे। ये तो केवल पढ़ना नहीं है करंट अफेयर्स, यहाँ पे याद भी रखवा जाने की कोशिश की जा रही है ये। तो आप डेली बेसिस पे इसको समझिएगा, क्योंकि काम की चीज़ें पूछी गई हैं इन क्वेश्चन में। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला, क्या दुनिया में जो गोल्ड के प्राइसेस होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम है? या दूसरा, जो गोल्ड का डिमांड है या गोल्ड का जो यूज़ है उसको प्रमोट करने का काम है मार्केटिंग, रिसर्च और लॉबिंग के माध्यम से? या तीसरा, जो दुनिया भर में गोल्ड रिजर्व्स है इसको मैनेज करने का काम है? या फिर चौथा, ग्लोबल स्टैंडर्ड यानी एक पूरा रूल फ्रेम करने का इसका मेन काम है दुनिया भर में गोल्ड प्रोडक्शन को लेकर? तो देखो, चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं आपस में मेल खा रहे हैं, मैच कर रहे हैं। कंफ्यूज मत होना और आप ध्यान से बताओ कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा है इन चारों में से? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। थोड़े अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है, तो मेक श्योर करें अटेम्प्ट कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल? यहाँ पे 4 फंक्शंस आपको दिए हैं। इन चारों में से आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल जो अभी हमने पढ़ा, इसका फंक्शन कौन सा नहीं है? नॉट अ फंक्शन, ये बताना है, नॉट वर्ड है ये। पहला बोलता है फंक्शन कि भाई आर्म्ड फोर्सेस का मेन काम क्या होता है?
रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू मिलिट्री सर्विस मिलिट्रीज, जो मिलिट्री सर्विस वाले मैटर्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने इसको बनाया है। ये ऑप्शन नंबर बी। जो मैटर्स होते हैं कोर्ट मार्शल डिसीजन के, उसको देखने के लिए बनाया है। या ऑप्शन नंबर सी, जो अरेस्ट वारंट होता है वो यहाँ पर मिलिट्री पर्सनल के लिए इशू कर सकता है आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल। या ऑप्शन नंबर डी, जो अपील्स है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, मतलब जो कोर्ट मार्शल में कोई केस गया है कोई, तो उसकी अपील यहाँ पर जाती है इसी आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में। तो बताइए इन चारों में से वो कौन सा यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल का फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। चलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ना और इसका उत्तर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द की एस्पेक्ट ऑफ द भारत पोल पोर्टल। मैंने भारत पोल पोर्टल आपको पढ़ाया नहीं है तो इस वजह से इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, बता दूंगा आंसर वैसे आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सीज इज नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट टाइडल टेल स्ट्रक्चर। ये 4 गैलेक्सीज के नाम हैं, इनमें से वो कौन सी गैलेक्सी है जो टाइडल टेल के लिए जानी जाती है। ध्यान में रखना, टाइडल टेल क्या होता है वो मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपके साइंस एंड टेक का पोर्शन है। तो पहला एंड्रोमेडा गैलेक्सी टाइडल टेल के लिए जानी जाती है, या दूसरा टैडपोल गैलेक्सी, या तीसरा मिल्की वे गैलेक्सी, या फिर चौथा वर्लपूल गैलेक्सी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला प्रश्न भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि बताइए विच रिवर इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स दैट फीड्स द वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक दोस्तों केरला में है, ये सभी को पता है, अभी डिटेल से पढ़ाया। आपसे पूछा जाता है इन चारों नदियों में से वो कौन सी मेजर नदी है जो एक मेन सोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पर वेम्बनाड जो लेक है वो भरती है। मैंने आपको कुछ नदियों के नाम बताए थे, ज़रा देखते हैं कितना याद है। पहली है मीनाचल रिवर, दूसरी है नर्मदा रिवर, तीसरी है कावेरी रिवर और चौथी है गोदावरी नदी। बताइए इनमें से कौन सी नदी है जो वेम्बनाड लेक को भरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल। इन चारों में से कौन सी सही चीज़ है आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के कॉम्पोजिशन के बारे में, यानी मेंबर्स के बारे में। पहली चीज़ कि आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में केवल जुडिशियल मेंबर्स ही होते हैं। दूसरा, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में आपके जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स दोनों होते हैं। या तीसरा, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में केवल इंडियन आर्मी के ही मेंबर्स होते हैं। या चौथा, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल्स में केवल वो मेंबर्स होते हैं जिनको प्रधानमंत्री जो भारत के हैं वो अपॉइंट करते हैं। तो बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्रोडक्ट्स इज कवर्ड अंडर PLI स्कीम 1.1 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलिटी स्टील। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन का लेवल्स देखो कि वो कौन सा स्टील प्रोडक्ट है। ये नहीं पूछा गया PLI स्कीम 1.1 कौन से सेक्टर के लिए लेकर आई गई, वो पता है आपको कि स्पेशलिटी स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए ये स्कीम लेकर आई गई है। लेकिन इस स्पेशलिटी स्टील में वो कौन से प्रकार का स्टील है जिसको PLI स्कीम में कवर किया गया है। बताया था मैंने 5 कैटेगरी की स्टील्स हैं जो PLI स्कीम में कवर की गई हैं, है ना। तो उन 5 में से एक इसमें मेंशन्ड है, बताओ वो कौन सी है। पहली यहाँ पर आती है स्टेनलेस स्टील, क्या ये सही है। दूसरा कोटेड प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट, वो सही है। तीसरा कार्बन स्टील सही है, या चौथा माइल्ड स्टील सही है। बताइए फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों ये प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बात हो रही है बैट के बारे में। कॉमन नॉक्ट्यूल बैट जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, ये जो चमगादड़ है ये वो कौन सा नेचुरल फिनोमेना का इस्तेमाल करता है अपने माइग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए। वो कौन सा नेचुरल तरीका है जो अपने माइग्रेशन में अपने उड़ने में यहाँ पर ये सहायता लेता है। ऑप्शन नंबर है सोलर विंड का, बी ओशन करंट का, सी वार्म स्टॉर्म फ्रंट का, या फिर डी लूनर फेसेस का। बताइए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सारे। अगला भारत पोर्टल मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इस वजह से इसको स्किप कर रहा हूँ। वैसे इसका सही उत्तर CBI आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ वेम्बनाड लेक। ये कुछ सेंचुरीज के नाम दिए गए हैं। बताइए जो वेम्बनाड झील है इसके ईस्टर्न साइड में इन चारों में से कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। पहला, क्या कुमारकोम बर्ड सेंचुरी इसमें प्रेजेंट है। दूसरा, क्या श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल है। या फिर तीसरा, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। या फिर चौथा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड है। बताइए। तो ये हैं दोस्तों आपके क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही से अटेम्प्ट किया होगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे याद रखने में चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन वगैरह आपको नहीं दिख रहा है। जो चीज़ें पता होनी चाहिए, डायरेक्ट पता होनी चाहिए, तभी आप उत्तर दे पाओगे। इसी को बोलते हैं चीज़ों को मेमोराइज करना। समझ रहे हैं। चलिए इसका आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि अपना स्कोर लिख चुके हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। नहीं लिखे हैं तो फटाफट लिख दीजिए, वापस जाइए, क्वेश्चन को पढ़िए। बिल्कुल भी आलसपन मत करना, लेजीनेस दिखाना एक बहुत बड़ी गड़बड़ी क्रिएट करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके पीछे मेहनत की गई है, नो डाउट, लेकिन आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। चलिए अब मैं क्वेश्चन के आंसर बताना शुरू करता हूँ। स्कोर चेक कीजिए कि भाई क्या सही है क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था
क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दुनिया भर के गोल्ड रिजर्व को ये थोड़ी मेंटेन करता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसको मैनेज करने का काम थोड़ी है, वो अपने अपने सेंट्रल बैंक मैनेज करते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन इसका यही है कि दुनिया भर में गोल्ड की डिमांड और उसके यूज़ को प्रमोट करना मार्केटिंग, रिसर्च और लॉबिंग के माध्यम से पढ़ाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल? इन चारों में से कौन सी एक ऐसा चीज़ है जो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल का फंक्शन नहीं है? नहीं है। पहली चीज़, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल का काम क्या है दोस्तों? आपको पता होगा, मैंने पहला चीज़ बताया था, मिलिट्री सर्विस मैटर्स के डिस्प्यूट्स को हैंडल करना। तो भाई ये तो फंक्शन है ना, ये तो फंक्शन है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, जो कोर्ट मार्शल डिसीजंस होते हैं उनसे जो मैटर्स, रिलेटेड मैटर्स होते हैं उसको देखने का काम करना, ये भी सही है, क्योंकि मैंने आपको ये भी पढ़ाया था हाथों हाथ की जो कोर्ट मार्शल का मैटर होता है उसकी अपील आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में होती है। तो चौथा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, सॉरी चौथा भी सही है। तो बचा कौन सा? तीसरा बचा। तीसरा वाला ऐसा ऑप्शन है जो इसका फंक्शन नहीं है, क्योंकि क्या मैंने आपको पढ़ाया, ये ट्राइब्यूनल के पास में क्या ये ताकत है कि वो किसी मिलिट्री पर्सनल को अरेस्ट करने का वारंट इशू करता है? ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा होता तो सबसे पहले हाईलाइट कर दिया होता ये मैंने पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये इसका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सी इज नोन फॉर इट्स प्रोमिनेंट टाइडल टेल? जो टाइडल टेल स्ट्रक्चर है उसके लिए यहाँ पे दोस्तों इन चारों गैलेक्सी में से वो कौन सी गैलेक्सी है जो जानी जाती है? तो वो है आपकी टेडपोल गैलेक्सी। अच्छा बताओ, दूसरी एक और गैलेक्सी का नाम मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, वो कौन सी गैलेक्सी है जिसके पीछे ये टाइडल टेल आपको नजर आता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो कौन सी नदी है जो यहाँ पर वेम्बनाद झील को यहाँ पर भरती है? तो दोस्तों यहाँ पे वो है मीनाचिल रिवर। इन चारों में से तो मीनाचिल रिवर है, वैसे यहाँ पर 4 नदियाँ हैं जो यहाँ पर वेम्बनाद लेक का मेन सोर्स होती हैं। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल का जो कॉम्पोजिशन होता है, जो इसमें मेंबर्स होते हैं, उसको लेकर बताइए चारों में से कौन सा सही उत्तर है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में आपके जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी होते हैं। जुडिशियल मेंबर्स आप समझ गए, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर में आर्म्ड फोर्सेस के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं मेजर लेवल के, स्पेशली वो लोग। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जो PLI स्कीम है 1.1, इसके तहत कौन से प्रकार के स्टील प्रोडक्ट्स को कवर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो कोटेड और प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट है इनको कवर किया गया है। स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, ये सब नहीं है इसमें। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जो कॉमन नॉक्ट्यूल बैट है ये कौन सा नेचुरल फेनोमेना का यूज़ करता है अपने माइग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, वार्म स्टॉर्म फ्रंट का यहाँ पर ये यूज़ करता है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर आंधी तूफान जो हवा है स्पेशली उसी के सहारे ये उड़ता है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ वेम्बनाद लेक? वेम्बनाद लेक के ईस्टर्न साइड में कौन सी चीज़ लोकेटेड है इन चारों में से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुमारकोम बर्ड सेंचुरी, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो चलिए आप बताइए यहाँ पर आपका स्कोर क्या आया है? वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूरी प्रैक्टिस करवाई गई है, एक होलिस्टिक कवरेज आपको यहाँ पर हर एक चीज़ का प्रोवाइड करवाया गया है। चलिए इसी के साथ में आज का सेशन करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।